दमन आपने कैसे चूज़ किया, नाम कैसे चूज़ किया? जी, तो जो हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे मलेरिया के ऊपर, वहाँ से बहुत ही क्लोजली हमने देखा कि मलकानगिरी जैसे एरिया में जहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है वो मच्छरों को भगाने के लिए कैसे लोगों तक पहुँच रहा है। एंड नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट, वहाँ पे 14 से 15 डिपार्टमेंट थे जो रेगुलरली लोगों तक पहुँच रहे थे, क्रॉस चेक कर रहे थे कि आपके यहाँ पे मच्छरदानी टांगी गई है कि नहीं, आपके यहाँ पे स्प्रे ठीक से हुआ है कि नहीं। आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी लेयर्स होती हैं उन सब ने मिलके काम किया। तो वहाँ पे जो कैंप लगता था उसका नाम था दमन। जैसे मैंने बोला कि दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एरेडिकेशन इन रिमोट एरियाज। हम लोग गए बाबू से मिलने के लिए। बाबू को हमने 5 मिनट स्टोरी सुनाया है। अच्छा। 5 मिनट के बाद ही बाबू ने बोला ओके भाई आई एम इन, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार में पसंद? एक बार में बाबू ने पसंद किया। बहुत बड़ी बात। जब लोकेशंस को हमने सेलेक्ट किया तो लोकेशन तक पहुंचने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बिकॉज क्या है कि सिमलीगुड़ा में मुझे याद है हम लोग शूट कर रहे थे। सिमलीगुड़ा से अंदर कुछ गांव थे, दुदारी, पेंडाजाम, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते थे। तो कभी कभी होता था कि जो आर्टिस्ट हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कहाँ पहुँच गए, उसके अलावा फूड वैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन से कुछ सामान मंगाया है वो लोकेशन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये हम तब तक नहीं जान पाते या तो वो फर्स्ट पॉइंट पे नहीं है या लास्ट पॉइंट पे नहीं। देखिए क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो एक एज तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन उसके बाद एक ऐसी एज आती है जब आप पेरेंट्स के साथ में नहीं रह रहे हैं, जब पेरेंट्स आपको 24 घंटे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमको ही सोचना है कि हम किस तरह का कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है। अगर हम अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे तो ऑब्वियसली हम जो चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट भी होगा। अदरवाइज़ हम क्या, अगर हम पूरी चीज़ें देख रहे हैं, मेरा चॉइस अच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे आगे। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे ये चॉइस होना चाहिए कि हम अच्छे कंटेंट को ही कंज्यूम करें। अभी उड़िया मूवी इंडस्ट्री को आप लोगों की ज़रूरत है। आप जितना प्यार हिंदी मूवी को देते हैं, साउथ की मूवी को देते हैं, उतना प्यार आप उड़िया मूवी को भी दीजिए। बिकॉज आपके प्यार की वजह से ही यहाँ पे लोगों में मोटिवेशन आएगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गनेस आएगी और जो मेकर्स हैं वो कुछ अच्छा और नया कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक लिमिटेड बजट में चीज़ों को पुल करना मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म निर्देशन करना कितनी बड़ी बात है। तो आज हमारे बीच में उड़ीसा के प्रसिद्ध डायरेक्टर आने वाले हैं, तो जिन्होंने दमन मूवी का निर्देशन किया। तो उनके लिए ये इंडस्ट्री पूरी तरह से नई थी और यहाँ की भाषा उनके लिए पूरी तरह से नई। इसके बावजूद भी दमन मूवी को उन्होंने उड़ीसा में ही नहीं पूरे भारत में अच्छी पहचान दिलाई और इस फिल्म के जरिए उड़िया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मिस्टर विशाल मौर्य जी से, जिन्होंने दमन मूवी का डायरेक्शन किया, निर्देशन किया। चलिए आज उनसे बात करते हैं। विशाल सर, उड़ीसा टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे जानने की, है ना। आप एमपी से हो लेकिन आपने हमारे उड़ीसा में आकर बहुत कुछ किया है और यहाँ की इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया है आपने जो काबिल तारीफ़ है और इसमें हमारे उड़ीसा का बहुत नाम भी हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझको यहाँ पे इनवाइट किया। एंड यहाँ पे आना, उड़ीसा में आना, मतलब मेरे लिए एक तरीके से पूरा ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम एमपी, ग्वालियर। तो जब हम बचपन में थे तो अलग अलग जब हम स्टेट के नाम सुनते हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, एक बहुत डिस्टेंस मालूम होता है। और कभी सोचा नहीं था बचपन में या
इवन जब हम कॉलेज कर रहे थे या जब मैं जॉब भी कर रहा था पुणे में, कि एक दिन मैं उड़ीसा जाऊंगा और उड़ीसा में जाके मूवी बनाऊंगा और इतना प्यार मिलेगा उड़ीसा में। आपने दमन मूवी बनाई, तो इसके पहले और कौन सी मूवी आपने बनाई है? दमन के पहले मैंने बीजू बाबू किया हुआ है, अनुपम मोहंती उसमें थे। तो पहली मूवी आपकी बीजू बाबू थी। जी, बीजू बाबू पहली मूवी थी जो कि रिलीज़ हुई, जो उड़िया मूवी थी। उसके पहले मैं एक हिंदी मूवी कर चुका हूँ जिसका नाम है बी फॉर बुंदेलखंड। बी फॉर। उस मूवी को हमने डायरेक्ट भी किया और उसको हमने प्रोड्यूस भी किया है। तो मैं और जो मेरे हैं साथ में, जो मेरे पार्टनर हैं देवी, हम दोनों ने ही उसको प्रोड्यूस किया और उसको डायरेक्ट भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो पहली मूवी थी वो अभी तक डब्बे में बंद है, बट अच्छा, रिलीज नहीं हो पाई। रिलीज़ नहीं हो पाई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो मूवी भी लोगों के सामने आए। अच्छा अच्छा, कोशिश में हैं आप। तो कब तक ये रिलीज होगी आपकी फर्स्ट मूवी? देखिए हाँ, फर्स्ट मूवी अभी नंबर 3 की मूवी होगी जो कि रिलीज़ होगी। एंड सारा डील तो लॉक हो गया है, जो एजेंसी है जिनको हमने दिया है, तो जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी आना चाहिए। तो दमन मूवी बनाने के पीछे आपका कारण क्या था और इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, बीजू बाबू बनाने के बाद, बीजू बाबू मार्च 2019 को रिलीज़ हुई थी। एंड 2019 के बाद से हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जंप करना है और एक अगली मूवी के लिए चले जाना है। वी टुक आवर टाइम, लाइक कि अगर मूवी करना है तो ऐसा हो जिसका कंटेंट अच्छा हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो और जिस मूवी को बनाने में सेटिस्फैक्शन भी हो। सबसे बड़ी चीज़ थी कि फ्रीडम। हम एक ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहते थे जो हमको पूरी तरीके से फ्रीडम भी दे कि जो सोचा है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। तो आपके प्रोड्यूसर कौन थे दमन मूवी के? दमन मूवी के प्रोड्यूसर का नाम है दीपेन सामल। ही ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड। तो एज भी लगभग हमारे जितना ही है। तो वो जो एक थॉट लेवल था वो मैच किया उनके साथ। एंड मुझे याद है कि जब हम दीपेंद्र के साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग किए, हम किसी और मूवी के लिए बात करने गए थे। सो दीपेंद्र के दिमाग में कुछ थॉट्स थे, तो उन्होंने हमको बोला और बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा सोचा था उन्होंने। बिकॉज उस टाइम पे 2022 की अगर मैं पहले की बात करूं, बहुत ही एक रेगुलर तरह का मूवी बन रहा था यहाँ पे इंडस्ट्री में। सब जानते हैं कि एक कुछ मूवीज़ हैं लाइक जो कंडीशन थी साउथ की फिल्म को लाना और उसको कॉपी करना, और लगभग उसी तरह का चल रहा था। तो दीपेंद्र ने जिस टाइम पे उनका आइडिया हमें पिच किया तो आइडिया बहुत अच्छा लगा और ये समझ में आया कि चलो ठीक है, नाउ ही इज़ द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर हु इज़ लुकिंग समथिंग डिफरेंट। उसके बाद फिर मैं और देवी भी जाके सोचे और उस टाइम पे हमने, मतलब मैंने और देवी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए हम लोग गए थे मलकानगिरी। तो वहाँ पे हमने जो दमन प्रोग्राम है, दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण, तो दमन मूवी जो आपने जो दमन टाइटल रखा जी, वो कैसे मिला आपको? वही वो सबसे बड़ा बात है वो कि दमन आपने कैसे चूज किया, नाम कैसे चूज किया? जी, तो जो हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे मलेरिया के ऊपर, वहाँ से बहुत ही क्लोजली हमने देखा कि मलकानगिरी जैसे एरिया में जहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है वो मच्छरों को भगाने के लिए कैसे लोगों तक पहुँच रहा है। एंड नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट, वहाँ पे 14 से 15 डिपार्टमेंट थे जो रेगुलरली लोगों तक पहुँच रहे थे, क्रॉस चेक कर रहे थे कि आपके यहाँ पे मच्छरदानी टांगी गई है कि नहीं, आपके यहाँ पे स्प्रे ठीक से हुआ है कि नहीं। आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी लेयर्स होती हैं उन सब ने मिल के काम किया। तो वहाँ पे जो कैंप लगता था उसका नाम था दमन। जैसे मैंने बोला कि दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एरेडिकेशन इन रिमोट एरियाज। तो वहाँ से हमें ये नाम मिला, जो वहाँ से आपको नाम मिला? वहाँ से नाम मिला। ठीक है, अभी जब हमारा दीपेन से बातचीत हुआ तो दिमाग में यही था कि हम इतना यूनिक और इतनी अच्छी चीज़ें देख के आए हैं उस डॉक्यूमेंट्री के दौरान। मतलब आपने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर? जी जी जी, वो रिसर्च हमारा हो गया। एक्चुअली जब डॉक्यूमेंट्री के लिए जाते हैं तो बहुत ही क्लोजली और अच्छे से उसको रूट लेवल पे हम लोगों ने जाना कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो रिसर्च अपने आप हो गया, लेकिन उस ओवरऑल रिसर्च को हम कैसे कब मूवी बनाएंगे क्या करेंगे वो भी सोचते थे। मुझे याद है मैं देवी से एक बार बोला भी था कि देवी कभी ना कभी इस एरिया में आएंगे और मूवी ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी होने वाले था वो पता नहीं था। दमन मूवी किस संदेश पे आधारित थी ये मूवी? क्या संदेश, मतलब समाज में इसका क्या संदेश जाता है इस मूवी से? देखिए, दमन मूवीज़ अबाउट द कि कैसे एक डॉक्टर ने रिमोट एरियाज़ में जाके मलेरिया का खात्मा किया, इसके ऊपर तो है ही।
एक बोलते हैं ना कि मानवता ये उस चीज़ को पिक्चर फोकस करती है, ह्यूमैनिटी के ऊपर ये फिल्म है। हमारा जो कैरेक्टर है दमन का, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। और ये सारा फिर हमने क्या किया कि कंटेंट हमारे पास था कि क्या क्या सीक्वेंस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो दिखाना है। लेकिन उसको दिखाने के लिए एक एंटरटेनमेंट वे में हमें एक पूरा मतलब फिक्शनल एक स्टोरी का ज़रूरत था। लाइक स्क्रीन प्ले हमें प्रॉपर चाहिए था। तो हमने एक डॉक्टर के माध्यम से वो सारी चीज़ें कहने का हम लोगों ने सोचा। तो जो डॉक्टर है हमारा, जो कहानी का जो मेन हीरो है, वो जस्ट उसने MBBS पास आउट किया है। एंड नॉर्मली होता क्या है कि जब आपको MBBS पास करना है तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड आपको रिमोट एरियाज़ में जाना है, वहाँ पे अपनी ड्यूटी देनी है। कुछ 2 साल 3 साल अलग अलग स्टेट में इस तरह का रहता है रूल्स। तो जब मेरा जो डॉक्टर है वो मलकानगिरी के एक जगह पे जाता है, जनवाई करके एक एरिया को हम लोग दिखा रहे हैं, वहाँ पे उसे किस तरह का डिफ़िकल्टीज फील होता है। एंड ये जो चीज़ है, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, बिकॉज माय फादर इज़ डॉक्टर, तो मैं वो चीज़ जानता हूँ। और मेरे फादर ने भी इस चीज़ को काफ़ी रिलेट किया कि हाँ, कि जब मेरी पोस्टिंग हुई थी फर्स्ट टाइम, मैं भी भागने का ही सोच रहा था। तो वो क्या होता है, एक फर्स्ट थॉट होता है भागने का। लेकिन सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस के बावजूद वो डॉक्टर वहाँ रहता है और 151 गाँव में जा के वो ट्रीटमेंट करता है, टेस्टिंग करता है, लोगों को मलेरिया के बारे में बताता है। अंधविश्वास जो लोगों में फैला हुआ होता है, बिकॉज ट्राइब एरिया है, उसको कैसे आपको भगाना है, उसके ऊपर काम करता है। तो कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी के ऊपर ये फिल्म है। एंड यही रीज़न है कि जब हमने इस पिक्चर को उड़ीसा में रिलीज़ किया और जो रिस्पांस मिला वो एक तरह का चमत्कार था। दमन मूवी को जो रिस्पांस मिला है जी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब हमारे उड़ीसा के बाहर भी इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हमने फिर जब इसको हिंदी का डिमांड आया, इसको हिंदी में जब इसको हमने डब किया विद पनोरमा स्टूडियो, हमने इसको ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ किया। आप मानेंगे नहीं, मतलब दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह से लोगों ने पसंद किया। एंड मुझे याद है हमने इसको जब उड़िया में फिल्म रिलीज़ हुआ था, इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुआ था ये। अच्छा, तो पंजाब में लोग देख रहे थे, नोएडा में देख रहे थे। तो इससे हमको एक बात तो समझ में आई कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कंटेंट का कोई लैंग्वेज नहीं होता। कोई लैंग्वेज नहीं, ये सही बात है। यदि है। आपका कंटेंट अच्छा है तो भाषा उसमें बिल्कुल, वो भाषा बीच में नहीं आती है। हमें हमारी स्टोरी टेलिंग इस तरीके से करना है कि जो जिस आदमी को वो भाषा नहीं आती है, लेकिन वो हमारा भाव है, जो हम स्टोरी कहना चाहते हैं, वो देख के समझ जाए। देख के समझ जाएगा, तो लोगों ने काफ़ी तो इसीलिए पसंद किया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने जब टाइटल तो आपने सेट कर लिया, तो कलाकारों को कैसे आपने चयन किया? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब हम पिक्चर ये लिख रहे थे, कि कलाकारों का चयन करना बहुत मायने रखता बहुत है। difficult कि किस होता है। कलाकार को लेकर आना है, जो उस कैरेक्टर में फिट होगा या नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण तो था। आपने इसको कैसे चूज किया, कैसे चयन किया? देखिए, हम जब इसको लिख रहे थे, स्क्रीन प्ले के टाइम पे था, तो स्टार्टिंग से ये दिमाग में था कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा डॉक्टर सिद्धार्थ, वो किसी बड़े लीड को ही लेना है, ठीक है। वो पहले से दिमाग में सेट था। अभी किसको लें, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा क्या है, ऑफ बीट टाइप का फिल्म भी लग रहा था। बिकॉज कई लोगों को हम स्टोरी सुनाते थे, बोलते थे अरे ये तो डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ स्टोरी है, इसमें कोई हीरोइन नहीं है, गाना नहीं है, जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ना कि मसाला होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक वो चीज़ आ रही थी। तो मेन लीड को चुनना सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला काम था। लेकिन जो नाम दिमाग में आता था वो केवल बाबूशान को लेके ही आता था। बाबूशान वॉज द मैन जिसको लेके हम सोचते थे कि ये मेरा डॉक्टर सिद्धार्थ है। तो मुझे याद है कि कोरोना के टाइम पे बाबू उस टाइम पे मुंबई से आके कहीं पे क्वारंटाइन में रह रहे थे। अच्छा अच्छा। बाबू को कॉल किया, बोला कि ऐसा ऐसा फिल्म का स्टोरी है, सुनाना चाहते तो हैं। उन्होंने एक बार में उसको पसंद कर लिया बाबू या को फिर बार बार घूमना पड़ा? ना ना, बिल्कुल नहीं। बाबू को 5 मिनट सुनाया। क्योंकि उड़ीसा के मतलब बहुत बड़े एक्टर हैं, कैसे उन्होंने आपकी इस एक बार में पसंद कर दिया? कैसे, क्या कठिनाई हुई आपको कि बाबूशान जैसे एक्टर एक बार में कोई चीज़ को पसंद करें तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपकी स्क्रिप्ट में दम होगा, इसलिए उन्होंने पसंद किया होगा। बिल्कुल, देखिए डाउट हमारे दिल में भी था कि ऐसा फिल्म बाबू के पास लेके जा रहे हैं। और बाबू ने उसके पहले जितनी मूवी की हुई थी वो सब लाइक रेगुलर रोमांटिक काइंड ऑफ थी। बहुत मतलब हमारे उड़ीसा में उनको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता बहुत है। पसंद किया जाता है बाबू शाह। तो हम लोग गए बाबू से मिलने के लिए। बाबू को हमने 5 मिनट स्टोरी सुनाया है। अच्छा। 5 मिनट के बाद ही बाबू ने बोला ओके भाई, आई एम इन।
मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार में पसंद, एक बार में बाबू ने पसंद किया, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उस चीज़, वो जो इंसिडेंट हुआ उससे समझ में आया कि देखिए हर एक्टर जो होता है, चाहे वो मेन लीड हैं या फिर सुपरस्टार हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में भी कर रहे हैं, सबके अंदर कुछ नया करने की भूख होती है ये तो है। और सब चाहते हैं कि कुछ नया कंटेंट आए, नई स्टोरी मेरे सामने आए, नए नए तरह के कैरेक्टर्स आए। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ जानने को मिला, क्योंकि बाबू के पास कमी नहीं है स्क्रिप्ट्स की, अच्छी अच्छी फिल्मों की, लेकिन उन्होंने केवल 5 मिनट सुन के उनको पसंद किया, तो बड़ी बात थी हमारे लिए। उसके बाद फिर जो सेकंड लीड है दीपान्वित, उनको हमने अप्रोच किया। उसके बाद जितने और भी जो कैरेक्टर्स हैं हमारी फिल्म के, उनको चुनना, उसमें हमारा क्या थॉट था कि जितने भी ट्राइब्स हम दिखा रहे हैं या जो लोकल लेवल पे हम दिखा रहे हैं, वो हम जाएंगे लोकेशंस, मतलब आप लोकेशन में गए? लोकेशन पे जाएंगे अच्छा। और वहीं के कैरेक्टर को लेंगे, बिकॉज हम चाहते थे कि जो डायलॉग्स हैं उसमें ऑथेंटिसिटी रहे, वो रॉ लगे, और जो कैरेक्टर का जो टोन है, जो उनका स्किन टोन है या फिर जो उनका कॉस्ट्यूम है, जैसे वो दिखते हैं, वो लोकल एरिया के वो लगने चाहिए, सारा ओरिजिनल लगने चाहिए। बिल्कुल। तो हमने इस नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया, हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल के जितने भी कुछ एम्प्लॉई हैं, बहुत बढ़िया और बहुत सपोर्टिव सारे लोग थे। वो वहाँ पे लोकल थिएटर्स वगैरह करते हैं, एंड आप मानेंगे नहीं, हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे जाके ऑडिशंस किए। सारे जितने आप आर्टिस्ट उसमें देखते हैं, चाहे वो नक्सल्स उसमें बने हों, चाहे वो मैडम हो, नर्स हों, या फिर जो लड़की का जो बाप है डमरू, वो सारे हमने वहीं ऑडिशन से सेलेक्ट किए हैं। उसके अलावा जयपुर में एक चलता है थिएटर, वहाँ से हमने काफ़ी लोगों को पिकअप किया। मतलब आपने सिर्फ लोकल लोग को ही चूज बिल्कुल किया, बिल्कुल, जो वहाँ से कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड थे। उसके अलावा जितने भी आप ट्राइब्स के अंदर जो देखते हैं, वो हमने वहीं जाके ऑन स्पॉट लोकेशन पे जाके लोगों को टेस्ट किया, कौन बोल पाएगा, वहाँ जाके हमने शूट तो बहुत किया। कठिनाई होगी ऐसे, मतलब अचानक वहाँ बिल्कुल। पहुँच जाना। हाँ, कठिनाई इसमें ये थी सबसे बड़ी कि किसके साथ शूट करना है पता नहीं होता कभी कभी। लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, एक कम्युनिकेटर बीच में होता है, बिकॉज वो पूरा मतलब ट्राइब वाला पहाड़ी भाषा बोलते हैं। अच्छा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस समझ में नहीं आता है वो। इवन आप यहाँ भुवनेश्वर में बैठे हैं, लेकिन आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपका इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है लैंग्वेज में। मतलब हमारी उड़िया भाषा से थोड़ा हटके है। थोड़ा हटके है वो। अच्छा। तो वो समझने में थोड़ा चैलेंजेस रहा। तो कोशिश यही थी कि बाबूशान दीपान्वित को छोड़ के जितने सारे लोग हैं सबको उधर से ही लोकल लेवल से किया जाए कास्ट। निर्देशन के पीछे सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखो, जैसे आपने बोला कि आपके फादर डॉक्टर हैं, तो और कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली देखो मुझे लगता है कि ये एज ए डायरेक्टर? हाँ, एज ए डायरेक्टर, ये जो प्रेरणा में अगर एक आदमी का नाम लेंगे तो सही नहीं होगा। इट्स काइंड ऑफ कलेक्टिव एफर्ट। बिकॉज मुझे याद है जब मैं छोटा था तो फिल्म देखने का बहुत शौक था। अच्छा, मतलब जो भी फिल्म उस टाइम पे आई है वो मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है। शुरू से ही आप फिल्म में रुचि थी आपकी? फिल्म में रुचि है, Okay. एंड ये रुचि है बिकॉज ऑफ माय फादर। उनको गाने का बहुत अच्छा शौक है उनको। अच्छा, फादर भी आपके सिंगर हैं? मेरे फादर सिंगर हैं और कॉलेज लेवल पे गाते थे बहुत अच्छा। उसके अलावा उनका मूवीज में भी बहुत रुचि है। मतलब मूवी देखना पसंद करते हैं तो वो। इसलिए आप फादर के पद चिन्ह पे चल रहे हैं, इसका मतलब? हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट हुआ मूवी के लिए और मूवी हाँ, को इसलिए उस तरीके से देखने के लिए। बिकॉज क्या है, एज ए ऑडियंस तो सब देखते हैं, लेकिन मूवी के पीछे से देखना कि इसको किस तरीके से शूट किया है, क्या लगा होगा, वो बचपन से वो क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में थी। और दूसरी चीज़ है कि स्टोरी टेलिंग मुझे बचपन से पसंद रही है। मतलब मैं कहानियाँ बहुत अच्छी बनाता था, किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं जानता था। तो शुरू से ही आपका तो वो रुचि शुरू से रही है। तो प्रेरणा का सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, ऑब्वियसली मदर फादर जो हैं सबसे ज़्यादा प्रेरणा के वही स्रोत हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, एक टाइम मेरे लाइफ में ऐसा आया था, बिकॉज मैंने तो इंजीनियरिंग की है, जॉब भी कर रहा था, पुणे में था। तो कुछ 1.5 साल जॉब करने के बाद आई वाज लाइक एग्जॉस्टेड कि बस अब बहुत हो गया, अभी ये सॉफ्टवेयर में मैं चलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है। होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है, जब हम बचपन में होते हैं काफ़ी सारी स्किल्स हमारे अंदर होती हैं। हमें लगता है कि यार हम तो बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, क्रिकेटर बन जाएंगे, है ना। हाँ, ये तो होता है ना, कुछ भी स्पोर्ट्स में हम चले जाएंगे, मूवी है तो मूवी के हिसाब से हम कुछ करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, वो एक पढ़ाई का प्रेशर आता है,
बोर्ड एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद फिर 11th है, 12th है, फिर परफॉर्म करना है। तो धीरे धीरे जो आपकी स्किल्स हैं ना वो पीछे छूट जाती हैं। मेरे साथ लकीली ये हुआ कि उन स्किल्स को मैं दोबारा से मतलब उसको मैं पॉलिश कर पाया पॉलिश कर पाए। अपनी जॉब छोड़ने नहीं, के अभी बाद। हम देख, जैसे अब समाज में देखा जाता है तो मूवी को लेके थोड़ा अलग सा ख्याल है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मूवी देखना गलत होता है। तो आप, जैसे आपने बोला कि आपके फादर का भी रुचि था पहले से, वो फुल मतलब फिल्म्स को बहुत पसंद करते थे पहले से। बिल्कुल। तो हाँ, तो आप क्या देना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को कि मूवी देखना गलत है या अच्छा है? देखिए, इसमें अच्छा और बुरा वाली कोई चीज़ नहीं है। देखिए, अगर कोई कंटेंट अच्छा है, वो अच्छा मैसेज दे रहा है, अगर आपको वो एंटरटेन कर रहा है, तो एक फादर एज ए पेरेंट कैसे चूज करेंगे कि हमारे बच्चे को यही फिल्म देखनी चाहिए? वो कैसे चूज करेंगे? देखिए क्या होता है क्योंकि कि फिल्म तो फिल्म होता है, सब तो अच्छा है। यदि सेंसर बोर्ड उसको पास कर दे, रमना अच्छा है इसलिए वो पास कर रहे हैं, बिल्कुल तो समाज के लिए तो सारी अच्छी हैं। यदि समाज के लिए वो मूवी अच्छी नहीं है तो सेंसर बोर्ड को पास करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो एक एज तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन उसके बाद एक ऐसी एज आती है जब आप पेरेंट्स के साथ में नहीं रह रहे हैं, जब पेरेंट्स आपको 24 घंटे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हमको ही सोचना है कि हम किस तरह का कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है। अगर हम अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो ऑब्वियसली हम जो चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट भी होगा। सही। अदरवाइज हम क्या, अगर हम पूरी चीज़ें देख रहे हैं, मेरा चॉइस अच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे आगे। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे ये चॉइस होना चाहिए कि हम अच्छे कंटेंट को ही कंज्यूम करें। जैसे आप वहाँ लोकल के लोगों को से मिले, वहाँ से आपने शूट किया, तो और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इस मूवी के दौरान? देखिए, दमन को बनाने में जो 2-3 जो सबसे बड़े चैलेंजेस जो हमें फेस आए, पहली बात तो ये थी कि दमन में हम लोकेशन वाइज पूरा रियल रखना चाहते थे चीज़ें। मतलब हम चाहते थे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऐसा सेटअप नहीं था कि मैं बड़ी बड़ी वैलीज़ माउंटेन्स को मैं स्टूडियो में शूट कर पाऊँ, ग्रीन स्क्रीन के साथ में करूँ, उसको फिर पोस्ट पे लेके जाऊँ। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम जितना रियल लोकेशन पे शूट कर सकते हैं हमें वो करना है। तो जब लोकेशंस को हमने सेलेक्ट किया तो लोकेशन तक पहुंचने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बिकॉज क्या है कि सिमलीगुड़ा में, मुझे याद है हम लोग शूट कर रहे थे, सिमलीगुड़ा से अंदर कुछ गांव थे, दुधारी, पेंडाजाम, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते थे। तो कभी कभी होता था कि जो आर्टिस्ट हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कहाँ पहुँच गए, उसके अलावा फूड वैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन से कुछ सामान मंगाया है वो लोकेशन तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये हम तब तक नहीं जान पाते, या तो वो फर्स्ट पॉइंट पे नहीं है या लास्ट पॉइंट पे नहीं है। और तब तक आप जान, मतलब फोन का कोई कम्युनिकेशन नहीं फ़ोन था? का कम्युनिकेशन नहीं है क्योंकि बीच में कोई जंगल, लाइट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो एक बड़ी चीज़ होती पूरा थी वहाँ नेचुरल पे। शूट। पूरा नेचुरल शूट था वहाँ पे, क्योंकि एक बार आप गांव में आ गए तो बस अब आपको वहीं पे ही रहना है, जो करना है शाम तक शूट करना है, फिर वापस लौट जाना है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वेदर का। वो जो वेदर था वहाँ पे ये है कि बारिश कब हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, जब हम उड़िया फिल्म की बात करते हैं तो बजट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा रहता है। हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ में पिक्चर शूट करनी है, ठीक है। दूसरा, जो आर्टिस्ट हैं लोकल लेवल पे, उनको हमने बोला है कि आपकी डेट्स ये हैं। तो बिकॉज वो भी क्या है, मतलब एम्प्लॉय हैं, उनको अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उनको वही लिमिटेड टाइम देना है शूटिंग के लिए। वो फिक्स टाइम में ही आपको तो जो भी है काम को खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिमिटेड टाइम में ही हमें ख़त्म करना है। और अगर उस दिन बारिश हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गया तो उसको फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर से उसको रीडिज़ाइन करना है, रीशेड्यूल करना है। तो ये सब उसमें मतलब प्रॉब्लम्स आती थी उस टाइम पे। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम आती है। हाँ, जैसे हमने दमन मूवी का पोस्टर देखा है तो पोस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना? तो उसमें भी वैसे ही पूरा बारिश जैसा फील होता है ना? तो पोस्टर का जो आपने पोस्टर जब लॉन्च हुआ तो उसके पीछे क्या विचार थे आपके? देखिए, जब कि पोस्टर, मूवी का एक पोस्टर होता है, वो एक फिल्म को दर्शा देता है कि फिल्म के अंदर क्या है, बिल्कुल, है ना? तो आपका जो पोस्टर था बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो वो पोस्टर के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, जब हमने फिल्म शूट कर लिया
तो शूटिंग होने तक हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम किसी भी तरह का पब्लिसिटी करें या फिर हम मीडिया इंटरेक्शन करें। होता है ना कि शूटिंग चल रही है और मैंने मीडिया को बुला लिया कि वी आर शूटिंग दिस, आज हमने ये सीन शूट किया। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा आइडिया ये था कि पिक्चर को हमें पहले साइलेंटली शूट कर लेनी है, बिकॉज हमें जो भी कंटेंट देना है पब्लिक के सामने, जो भी आउट होगा वो प्रॉपर तरीके से हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो कंट्रोल में रहे और लोग वही देखें जो हम देखना चाहते हैं। बिकॉज अदरवाइज शूटिंग का विजुअल जा रहा है, हम शूट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं लीक करता है ये चीज़ें लोग को या फिर आर्टिस्ट लेवल पे, ठीक है। तो जब पोस्टर के बारे में हमने सोचा तो पोस्टर एक ऐसी चीज़ थी जो फर्स्ट टाइम आउट होने वाला था और हमें मालूम है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पोस्टर को हमें ऐसा बनाना था कि वो हमारी थीम को बोले, कैरेक्टर के मूड को बोले और लोकेलिटी जो है उसको शो करे। तो मुझे याद है हमने पहला पोस्टर लॉन्च किया था बाबूशान, जिस पे घोड़े पे बैठा हुआ है। हाँ, बाबूशान ने हाँ। एप्रन पहना हुआ है, वो खच्चर पे है। हाँ। और दवाई का एक मेडिसिन का बॉक्स लेफ्ट राइट में टंगे हुए हैं। तो अभी तक ऐसा पोस्टर है ना, बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ मतलब अलग तरह, जब तक उसमें कुछ मतलब बहुत ही गहराई से नहीं सोचा गया हो तब तक ऐसे पोस्टर नहीं बन सकते। कोई घोड़े पे बैठा सकता था, करेक्ट, लेकिन आपने खच्चर पे ही क्यों बैठाया? बिल्कुल। तो वो हमारा बहुत बड़ा मतलब सोच है। इसके सोच की मतलब पीछे कहानी क्या है? बिल्कुल वही है कि हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा लोगों को या मीडिया को इंटरेक्ट ना करना पड़े, हमारा पोस्टर जो है वो अपने आप सारी बातें बोले। तो आप देखोगे उस पोस्टर में बाबूशान एक नदी टाइप का है जहाँ पे पत्थर वत्थर नीचे दिख रहे हैं, वहाँ पे खच्चर पे है, डॉक्टर की कॉस्ट्यूम में है, दवाइयाँ हैं। वो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है कि एक डॉक्टर है, दवाइयों से भरा थैला है, उसके पास कार्टून बैग्स हैं, खच्चर पे बैठ के कहीं जा रहा है। तो मुझे अभी लोगों को इतना मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्या होने वाला है। ये दो चीज़ें करता है। अच्छा। पहला तो लोगों में क्यूरियोसिटी भी जगा रहा है कि भाई क्या डॉक्टर करने क्या वाला है, कहाँ जा रहा है बैठ के, तो भी खच्चर से क्या स्ट्रगल होगा। बिल्कुल। दूसरा क्या है, वो मेरी जो फिल्म का थीम है वो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आगे एक हुक दे रहा है, मतलब लोगों को फिल्म देखने की। तो वही है कि जब पोस्टर हमने सोचे हमें लगा कि ये थोड़ा सा मतलब है ना टॉकिंग होना चाहिए, कि वो लोगों से बात करे। इसलिए पहला पोस्टर हमारा ये आया। दूसरा पोस्टर हमारा आया जहाँ जीप पे एक बड़ी सी जीप हमने दिखाई है जो बहुत क्राउडेड है, लोग काफ़ी बैठे हुए हैं। लोकल लेवल पे वो महिंद्रा चलती है। हाँ। वहाँ पे बाबूशान बैठा है और थोड़ा सा रूड मूड है बाबू का। तो वो भी अपने आप में एक मूड है कि वहाँ पे देखो एक शहर का बंदा आया है, बैठा है और मन नहीं है, वो एक रूड मूड के साथ बैठा हुआ है। तो वो एक लोकेलिटी को शो कर रहा है। तो वो सोच के वो सारा थॉट था कि जब पोस्टर निकले तो लोगों को एक तरह का हुक दे फिल्म के बारे में। नहीं, हाँ, पोस्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं पोस्टर से ही मैं इतना फिर मूवी के अंदर जाने की कोशिश किया हूँ। पोस्टर ही बहुत कुछ बता देता है, तो पोस्टर आपका बहुत अच्छा था। और दूसरा चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि फिल्म तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, नो डाउट। बहुत हमारे राज्य में, देश दुनिया में बहुत पसंद की जा रही है, अभी भी पसंद कर रहे हैं लोग, उसको देख रहे हैं। जी। तो फिल्म में आपका पसंदीदा भाग क्या है? पूरी फिल्म तो है, उसके में कुछ होता नहीं कि ये वाला भाग बहुत अच्छा था मेरे लिए, आपका पसंदीदा भाग जो आपको बहुत पसंद? देखो ये पूरा पिक्चर तो लिखा ही मैंने बनाया है, तो ओवरऑल ऐसे देखेंगे तो पूरी पिक्चर पसंद है, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हो पर्टिकुलर। हाँ, वो भाग होता है ना, वो हमें हार्ट टच, मतलब दिल से वो मुझे बहुत पसंद आता है, कोई भी फिल्म होता है। मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी में लेके जाऊंगा इसके लिए। मुझे याद है कि जब मैं इसका स्क्रीन प्ले कर रहा था उस टाइम पे 15 से 20 मिनट के दौरान, उसको मैं बोलता हूँ कि प्लॉट पॉइंट 1, वो दौरान वो क्या हो इस पर मैं बहुत मगअप कर रहा था कि कैसे लिखें इस पर, क्या करें। फिर काफ़ी सोचने के दौरान वो मुझे एक पार्ट आया जो फिल्म में है, जहाँ पे बाबूशान एक तरह से पूरा मतलब परेशान हो जाता है कि बस अभी मुझे निकलना है, अभी मैं रुकूंगा नहीं। एक रात में ही उसकी हवा टाइट हो जाती है बाबूशान की। तो वो निकलता है और जो उसका असिस्टेंट था वो उसको साइकिल से बोट तक छोड़ता है, और बाबूशान बोट पे जाने ही वाला था वापस भुवनेश्वर की तरफ। तभी हम देखते हैं कि एक ट्राइबल आदमी आता है, एक छोटी बच्ची को गोद में लेके भागता चला आ रहा है, और वो जाके जब बाबू से बोलता है कि भाई आप बचा लो नहीं तो ये लड़की मर जाएगी, और वो करते करते बाबू के गोद में दे देता है बच्ची को।
सो वो जो एक पॉइंट था जहाँ पे बाबू को समझ में नहीं आता कि क्या करे, कि मतलब बच्ची को हाथ में दे दिया है और बच्ची ऐसी कंडीशन में है कि अगर इसको देखा नहीं मर भी सकती है, तो बाबू को वहाँ पे डिसाइड करना था। तो वो जो एक पॉइंट था पर्टिकुलर, वो कैरेक्टर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट था, जहाँ से पिक्चर फिर एक अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। हाँ, उसके बाद इस सीन को देखने के बाद मतलब लोगों में रोना भी, आंसू रोना निकलने भी लगते आता है। हैं। आप अगर आप नोटिस करेंगे वहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि बाबू शान ने अपना एक पैर बोट के अंदर रख दिया है, एंड जैसे ही वो दूसरा पैर रखने वाला था तभी वो बंदा आ जाता है। तो वहाँ फिर हमने दिखाया है बाबू ने वो पैर दोबारा से वापस रखा है, नाउ ही इज़ बैक टू हिज बिजनेस। तो वो जो एक चीज़ थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी मूवी का, और वो जो सीन था अपने आप में इतना इमोशनल सीन था हाँ, इस सीन के बाद तो मतलब बिल्कुल। मतलब आंसू तो 100% मेरे भी आने लगे थे, लेकिन तो वो जो सीन था वो तो एक मुझे लगता है कि जितने दर्शक थे इसमें या अभी भी देख रहे होंगे तो सबको आंसू जरूर निकले होंगे उस सीन के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। और उसके बाद से बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था इमोशनल था, कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है उसके बाद से, उसको फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, फिर आगे पिक्चर एक अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। आपकी राय में बहुत सारी फिल्म अभी बन रही हैं, तो आपकी जैसे पहली फिल्म आपकी, Before दूसरी बुंदेलखंड, फिल्म, हाँ। और इसके बाद बीजू बाबू आपकी सेकंड मूवी थी, थर्ड मूवी आपकी दमन। तो फिल्म को आप कैसा होने चाहिए, जैसे आज की फिल्म तो बहुत सारी बन रही हैं, आपके हिसाब से फिल्म को कैसे बनाना चाहिए, और फिल्म का निर्देशन जो होता है वो किस बेसिस में होने चाहिए? देखिए मैं एक सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ आपको। क्योंकि फिल्म बनती बहुत सारी है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा कि बहुत सारी, वो तो हर दिन तो मूवीज़ आती हैं, तो बहुत सारी मूवी होती हैं जो लोगों को मतलब दिल से पसंद आती हैं और समाज को भी बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश देकर जाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके निर्देशन में या और भी जो डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे, तो उनको किस तरह की मूवी बनाना चाहिए? देखिए जब हम बात करते हैं मूवी मेकिंग की, तो हमें समझना होगा कि हम इसे इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट। अभी आपने बोला कि बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व्ड हैं, वहाँ पे हम किसी भी एक तरह के कंटेंट को नहीं बना सकते, करेक्ट। बिकॉज क्या होता है, हम बोलते ज़रूर इंडस्ट्री हैं लेकिन एक्चुअल में तो इंडस्ट्री नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज एक जो इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, उनके क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर वो सर्विस बेस्ड है तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई हमको केवल इसी डायरेक्शन में सर्विस देनी है, या फिर कोई उनका प्रोडक्ट बेस है, भाई हमको इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, सेट होती हैं इंडस्ट्री लेवल पे। अगर कोई स्टील बना रहा है तो एक स्टील की ग्रेड्स अलग अलग हैं, वो उतनी ही ग्रेड्स बनाएंगे, एक क्वालिटी उस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो वो एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन है जहाँ आप पर्टिकुलर डिटरमाइंड है पहले से कि क्या बनना है। हम मूवी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल और थॉट जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं इस लाइन में। क्योंकि एक मूवी जब बनती है तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मूवी मैंने देखे हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो बहुत बड़े लेवल पर मूवी लवर्स हैं, मतलब फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं देखना, मतलब जो भी फिल्म आया वो देखेंगे जी। और वो तो बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं कि उसके अंदर क्या कलर यूज़ किया गया है, मतलब हर चीज़ को देखते हैं वो लोग, जो हमने नहीं देख पाया, जो आम लोग तो उसको देख ही नहीं सकते, वो लोग एक एक चीज़ को पॉइंट करके निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना, वो उसको फिर संदेश भी देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि फिल्में कैसी बनने चाहिए जो समाज में क्या संदेश देंगी। वो फिल्म में क्या होता है कि जब तक कुछ क्योंकि फिल्म से आशाएं, जैसे मैंने बोला कि फिल्म से लोगों को बहुत आशाएं होती हैं, यदि फिल्म से संदेश अच्छा जाएगा तो समाज सुधरेगा, क्योंकि फिल्म एक क्रांति ला सकता है। पहले जो ओल्ड मूवीज आप देखो, 1980s की मूवी देख लो, तो उसमें क्या है, जो फिल्म बनती थी तो हर एक फिल्म में एक मैसेज जाता था। करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन आज की कुछ मूवीज हैं उसमें कुछ मैसेज जाता नहीं जाता, वो तो दर्शक ही बताएंगे, है ना। तो पहले की मूवीज हैं, आज की मूवी, क्या फर्क है इसमें? पहले जो मूवी 80s की, उसके पहले की मूवीज, आज की मूवीज में क्या फर्क है?
देखिए फ़र्क तो बहुत है, और मैं जैसे बता वो रहा था, कैसी मूवी कैसे होने चाहिए? वही मैं बोला था कि जो इंडस्ट्री लेवल पे अगर हम बात करें, यहाँ डिफरेंट लोग हैं, सबका अलग अलग दिमाग है, अलग तरीके से काम करता है। हाँ, वो तो सही बात है। राइट, हो सकता है कि आपको सलमान की मूवी पसंद आए, किसी को इरफान की पसंद आए, किसी को नवाजुद्दीन की पसंद आए, सबका टेस्ट अलग है। तो जब सबका टेस्ट अलग है, हम सब अलग हैं, जब हमारे कॉस्ट्यूम पहनने का तरीका अलग है, हमारे कंघी करने का तरीका अलग है, राइट, हमारी चॉइसेस सबकी अलग हैं। इसलिए जब आप मूवी मेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हर प्रोड्यूसर का माइंडसेट, चॉइसेस अलग हो जाती हैं, हर डायरेक्टर के थॉट लेवल अलग हो जाते हैं। तो हम अगर ये सोचें कि सब एक जैसी फिल्में बनाएं और जो समाज को मैसेज दें, या फिर कंटेंट ओरिएंटेड हों, या फिर सब एक जैसी दिखनी चाहिए प्रोडक्शन वैल्यू लेवल पे, वो कभी होगा नहीं। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर ऐसा होगा तो फिर दुनिया नहीं रहेगी। ओके ओके। अदरवाइज हम, अगर ऐसा होने के लिए फिर हम सबको रोबोट होना पड़ेगा, राइट, बिकॉज हम इंसान हैं, हम अलग अलग सोचते हैं, तो हमारा जो हम सोचते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी मूवी मेकिंग में भी रिफ्लेक्ट हो। पहली बात तो ये कि अलग अलग तरह का कंटेंट ही बनना चाहिए, और उससे उसका बेनिफिट ये है कि हम अलग अलग जो ऑडियंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो मुझसे आपने पूछा कि क्या क्या होना चाहिए। उड़ीसा गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है 5T, आप तो जानते होंगे। 5T इज़ वेरी फेमस इन उड़ीसा। तो मुझे लगता है कि फिल्म के लिए 3T होना बहुत ज़रूरी है। तो 3T में अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले कंटेंट अच्छा होना चाहिए। डजन मैटर कि वो कॉमेडी है, रोमांटिक में जाता है, सोशल ड्रामा है, वो कोई स्टोरी ऐसी है जो मतलब रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, वॉट एवर बी द सब्जेक्ट, कंटेंट अगर अच्छे से लिखा गया है। और जब मैं कंटेंट की बात करता हूँ तो मैं स्क्रीन प्ले की बात करता हूँ। अच्छा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने केवल 4 लाइन की मैं स्टोरी बता दिया हूँ, सुनने में बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छा, लेकिन स्क्रीन प्ले इज ए ओवरऑल प्रेजेंटेशन। हम पिक्चर को कैसे दिखा रहे हैं, कैरेक्टर को कैसे मूव करा रहे हैं, फिल्म में सीन कैसे रिवॉल्व होते हैं, हाई पॉइंट, एंड पॉइंट्स, एवरीथिंग इज स्क्रीन प्ले। अच्छा, तो हमारा कंटेंट सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए, फर्स्ट ही। सेकंड मैं बोलता हूँ ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट का टी सेकेंडरी। नाउ अभी होता क्या है कि ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैंने सोच लिया मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो पर्दे पे दिख नहीं रहा है, अगर मेरा ऑडियो सही नहीं है, अगर मेरा विजुअल सही नहीं है, अगर मेरा लाइटिंग अच्छा नहीं है, जो मैं VFX यूज़ कर रहा हूँ वो अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं ओवरऑल क्वालिटी पे वो हैम्पर करेगा। ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है एंटरटेनमेंट, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंटरटेनमेंट का टी। तो जो 3T है, अगर हम इसे किसी भी फिल्म में अप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम वो फिल्म देखने लायक जरूर बनेगी। बिकॉज देखिए, कमर्शियल सक्सेस इज अ डिफरेंट थिंग, और एक फिल्म का अच्छा होना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। हम कमर्शियल सक्सेस को नोबडी कैन से कि मैं बना दिया हूँ अभी मास्टरपीस और अभी ये कमाने वाली है, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारी इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम जो भी सब्जेक्ट बना रहे हैं उसे दिल से बनाएं, अच्छे से बनाएं। सेकंड चीज़ जो आपने बोली कि एक मैसेज वाली बात है, देखिए ऑडियो और वीडियो विजुअल, जो ऑडियो वीडियो मीडियम है, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है। आप जितनी चीज़ें किताब से नहीं सीखते, उतना अगर आपको एक फ्रेम भी दिखा दूं तो आपको वो ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। आप काफ़ी कुछ से सीखेंगे। सही बात है। अच्छा, रही बात मैसेज की, हम किस एंगल में मैसेज दें वो भी डिपेंड करता है। देखिए, हम केवल मैसेज देने के लिए मैसेज दे दें, अगर हम उसको बोर स्टाइल में देंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच योर फिल्म, बिकॉज यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन यूट्यूब पे और किताबों में अवेलेबल है। वो तो बहुत सारा तो लोगों को अगर मैसेज ही लेना है तो फिर तो वो किताबें पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें अगर मैसेज को एज ए अंडर करेंट देना है, हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमारी बात भी पहुँच जाए और लोग, जो फर्स्ट चीज़ है एंटरटेनमेंट, वो भी होके निकले वहाँ से। इस फिल्म का जो आपने दमन मूवी बनाई, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का आपका? उद्देश्य ये बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि कोई भी फिल्म के लिए बगैर उद्देश्य की कोई फिल्म नहीं बनाई जाती। एक अभी जो मूवीज बनती हैं मनी के लिए बनती मनी हैं। के लिए उद्देश्य पहला रहता है कि मुझे ज़्यादा कमाना है, कुछ भी उसमें मिर्च मसाला डाला जाए लेकिन कमाना है। तो आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, एज ए डायरेक्टर अगर आप पूछोगे तो एक अच्छी फिल्म बनाना और एक ऐसी स्टोरी को सामने लाना जो लोगों ने देखी नहीं है पहले, फर्स्ट तो ये था। एंड ऑब्वियसली अगर मैं यही बोलूँ तो सही नहीं होगा, बिकॉज जब हम मूवी की बात करते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, वो इससे जुड़े होते हैं।
और एट द एंड ऑफ द डे मूवी इज़ ए बिजनेस। अगर हम अच्छी फिल्म बना के अच्छे प्रोडक्ट हमारा नहीं है तो हम उससे कैसे उसको कमर्शियली आगे उसको लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली केवल मैं ये बोलूँ कि केवल अच्छी फिल्म बनाने के लिए लोग बस थिएटर में जाके तालियां बजाएं और बस उतर जाए, इसके लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। पिक्चर घर घर तक पहुँचे, लोगों को पसंद आए और ये कमर्शियली भी लोगों तक मतलब वो कुछ अर्न करे, कमर्शियली भी कमाए, उसके लिए भी ये फिल्म बनाया था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2022 में उस टाइम पे मुझे याद है 15 से 20 लाख में फिल्में बन रही थी और मोस्टली क्या है सैटेलाइट फिल्में ही बन रही थी। कोई भी प्रोड्यूसर यहाँ पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ को लेके पिक्चर बनाने को तैयार नहीं था। क्यों? अच्छा। क्योंकि नंबर ऑफ हॉल्स कम है, पिक्चर बना लेंगे तो देखते ही नहीं है लोग। सबसे बड़ी चीज़ बोलते थे कि लोग उड़िया तो फिल्में चलती नहीं है, उड़िया लोग नहीं देखते। अच्छा, वही उड़िया लोग यहाँ पे बाकी हिंदी फिल्म देख रहे हैं, हाँ, हिंदी साउथ की फिल्म फिल्म देख रहे हैं, मतलब तो ऑडियंस है, फुल हाउस रहता है ना, लेकिन उड़िया फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो जो मार्केट था, बजट था, वो 15 से 20 लाख तक आ गया था, जो केवल बड़े बड़े चैनल के लिए ही फिल्में बन रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे याद है, मैं था, देवी था, दीपेंद्र था, हमने टारगेट रखा था कि उड़ीसा में इतनी स्ट्रेंथ है, 4.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, हमें इतना तो फुटफॉल कराना है, कम से कम 10 CR का ये फिल्म बिजनेस करे। तो 15 से 20 लाख के मार्केट में हम 10 CR का सोच रहे थे उस ये आप कब सोचे? मतलब मूवी बनाने के बाद सोचे, मूवी से के पहले पहले ही सोचे? ये सब हम मूवी बनाने के पहले ही सोचे थे कि इतना हमें इस पिक्चर से निकालना है, अदरवाइज व्हाई वी आर मेकिंग दिस फिल्म। हमारा पर्पस क्या है? केवल मतलब आपका भी उद्देश्य था कि मतलब इसको बहुत Obviously, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करे, एक बड़ा इंटरेस्ट पैदा करे। और अभी देखिए, पिक्चर रिलीज करने के बाद पिक्चर कहाँ जाएगा ये तो कोई नहीं जानता। ये हमें भी नहीं पता था कि उड़ीसा में इतना पसंद होगा, फिर नेशनल लेवल पे जाएगा, वो तो फिर बाद में होता चला गया। लेकिन एक टारगेट ज़रूर हमने सेट किया था, एंड लकीली ये है कि सबसे ज़्यादा फुटफॉल करने वाली पिक्चर तो दमन बनी। हाँ, ये तो सब जानते हैं। तो ये जो इतना बड़ा सक्सेस हुआ, पहले से आपने सोचा था कि हाँ सक्सेस होगी मेरी मूवी? देखिए, सोचा नहीं था, उम्मीद थी कि पिक्चर उम्मीद चल थी। सकती है, क्योंकि मुझे भी अगर बात करूं, सब फिल्में इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। तो अगर मैं, अब ऐसा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि सबको अपनी पिक्चर अच्छी लगती है, क्योंकि आपने उड़िया भाषा में रिलीज हुई मूवी, इसके बाद जब हिंदी का आपको कैसे ऑफर मिला, को डबिंग कैसे हुआ, कौन ऑफर दिया, कैसे आपने सोचा कि इसको हिंदी में रिलीज करने चाहिए? देखिए, हमारी फिल्म 4 नवंबर को यहाँ पर रिलीज़ हुई और 15 से 20 नवंबर तक इस पिक्चर ने स्पीड पकड़ लिया था उड़ीसा में। अच्छा। उसके बाद से हमें इतना डिमांड आया ना कि भाई इसको आप हिंदी में भी रिलीज़ करिए, फिल्म नेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। तो वहाँ से फिर हम लोग ट्रिगर हुए। अच्छा। और यही एक रीज़न है कि हमारा क्या, पहले से हमने कभी सोचा नहीं था कि इसको हिंदी में डब करके हम एक साथ डालेंगे। तो फिर हमने सोचना चालू किया। उसके बाद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको भी क्या है, थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पे भी उन्होंने अपना सेटअप किया, बिकॉज अगर हम इसको हिंदी में लेके जाएंगे तो हमको रिलीज़ करना है, इसको डब करना है, इसके गाने भी हैं वो हिंदी में करने पड़ेंगे। ओवरऑल आप एक नई फिल्म बना रहे हो। हाँ, सही बात है। ठीक है। पूरा डबिंग करते हो तो बहुत पूरा एक मेहनत नया लगती है। फिल्म बन रहा है, तो उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है, उसका सेंसर अलग से होता है। तो ये सब काम करते करते हमको पूरा, मतलब मुझे याद है जनवरी एंड हो गया और फिर 3 फरवरी को ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हुआ। एंड ये अच्छी बात रही हमारे साथ कि स्टूडियो है पनोरमा स्टूडियो, अच्छा। उन्होंने इस पिक्चर को बहुत पसंद किया। अच्छा। और तो उन्होंने किसने इसको सपोर्ट किया हिंदी में लाने के लिए, डबिंग के लिए? सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं था, ये तो सब हमने मिलके ही सोचा अच्छा, कि खुद ही इसको किया सब। करना है। वी डिसाइडेड कि किससे हम डबिंग करवाएं। ना आपकी टीम ने मिलके सब बिल्कुल, किया? हमारी जो कोर टीम थी, हमने इसको डिसाइड किया कि इसको हमको डबिंग के लिए लेके जाना है। और उसके बाद फिर संकेत महात्रे जी हैं, बहुत बड़े डबिंग आर्टिस्ट हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों की डबिंग करते हैं। उन्होंने जो बाबू है उनके लिए वॉइस किया। चंदन रॉय हैं, पंचायत में जो सचिव हाँ, जी हैं उनके साथ रहते हैं, राइट, उन्होंने राइट। इसमें वॉइस दी है। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके भी, और उनको भी मज़ा आया कि इस तरह की फिल्म में और उन्होंने अपनी वॉइस दी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक उड़िया फिल्म को हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे ऐसी जगह पे जहाँ पे तो पूरे देश का काम चल रहा है, मुंबई में। तो वहाँ पे उड़िया फिल्म को जाना, रिप्रेजेंट करना, बहुत बड़ी और बात है। लोगों को लाना, तो दैट वाज द ह्यूज थिंग फॉर अस। और जैसे अभी बोला जाए तो दमन मूवी को सरकार ने भी बहुत
सपोर्ट किया है दमन मूवी के लिए। तो उड़ीसा सरकार ने इस मूवी के लिए टैक्स फ्री किया था, ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ना सरकार से आपको बहुत सपोर्ट मिला इस मूवी के जी लिए? जी जी, काफ़ी सपोर्ट मिला। और ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं था। इवन जब हमने फिल्म बनाई, फिल्म रिलीज तो भी इसका हो गई। मतलब उन्होंने भी आपकी मूवी को देखा? जी जी जी। और फिल्म रिलीज होने के बाद हमको पता चला कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात। तो अभी ये जो मूवी है वो कहाँ कहाँ, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म में रिलीज हो चुकी है? देखिए, अभी मूवी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है। एंड यही एक चीज़ OTT है। प्लेटफॉर्म में? हाँ, अभी यही एक चीज़ है कि जिसको लेके मुझे काफ़ी रेगुलर मैसेजेस आते रहते हैं। ओके। और मैं उस चीज़ का जवाब भी देना चाहता हूँ सभी को कि बहुत जल्दी फिल्म OTT पे रिलीज़ होगी। और मैं, सब लोग मुझे मैसेज करते हैं। मैं बताऊं कि OTT पर रिलीज़ करने का जो भी अथॉरिटी है वो फिल्म के प्रोड्यूसर के पास होता है। अच्छा तो उड़िया का ऑलरेडी हम राइट दे चुके हैं। अच्छा। सो नाउ व्हेन दे विल रिलीज ऑन विच OTT, दे विल डिसाइड। हिंदी के लिए ऑलरेडी बात चल रहा था हमारा प्राइम के साथ। अच्छा। तो जितना जल्दी हो मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों, रिव्यूज़ भी देखे हैं, बहुत अच्छे मिले हैं आपको हर जगह से। हम भी आज चेक कर रहे थे तो उसमें रिव्यू बहुत अच्छे हैं आपके जी जी हर जगह से। मूवी तो मैंने भी देखी है और रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं आपके। और अभी उड़िया भाषा सम्मेलन हुआ था जी तो उसमें भी आपकी मूवी को प्रोत्साहन मिला है? जी। अभी विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन अभी भुवनेश्वर अभी के, हाँ रिसेंट हुआ है। जी, तो जनता मैदान में हाँ, हुआ है। जो उड़ीसा भाषा के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे भी आपकी मूवी को सम्मान मिला है, ऐसा? सम्मान मिला। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मूवी को आइडेंटिफाई किया गया, ये बड़ी बात है हमारे लिए एक्चुअली। क्योंकि इस मूवी में 1936 से लेकर 2022 तक सारी मूवीज़ को दिखाया गया है। जी, तो उसमें से एक आपकी मूवी भी है दमन, 1936 से 2022 तक। 22 तक। जी। तो उड़ीसा भाषा सम्मेलन में अलग से एक गैलरी था जो केवल फिल्म के लिए डेडिकेटेड था, उड़िया फिल्म के लिए। हाँ। और उस एक गैलरी में पूरा बताया गया है कि उड़िया में अब तक कौन कौन सी फिल्में यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं, राइट। 1936 से लेके 2022 22 तक। हाँ। तो 1936 में सीता विवाह यहाँ पे एक फिल्म बनाई गई थी। तब से लेके 2022 में दमन तक। तो दमन ये बहुत बड़ी बात है, दमन को वहाँ पे। हाँ। और हर साल में कितनी मूवी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे उन लोगों ने किया था। तो देख के खुशी हुई कि पिक्चर को आइडेंटिफाई किया गया और उस लिस्ट में वहाँ पे रखा गया। एंड थैंक यू वेरी मच OFDC जिन्होंने उसको चुना, दमन फिल्म को वहाँ पे रखने के लिए। अच्छा। और अभी जो बाबूसान तो आपके बहुत अच्छे मित्र भी होंगे शायद, क्योंकि उनके साथ आपने मूवी की है। जी। तो बाबूसान के बारे में आप क्या, बहुत सारे अभी अपवाद सुनने को, हिंदी में बोलेंगे अपवाद सुनने को मिलते हैं, है ना। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक्सीडेंट्स आर नॉट प्लान्ड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्लान नहीं करते, वो हो जाती हैं। जैसा हम सबके साथ होता है वही बाबू के हमेशा साथ हुआ। न्यूज़ में कुछ निकलता रहता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ भी अगर हम नेगेटिव की बात करें या कुछ भी ऐसी न्यूज़ जो हमारे फेवर में नहीं जा रही है, वो कभी हम प्लान नहीं करते हैं, वो हो जाता है। और जब चीज़ें होती हैं तो कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता कि उस पर रिएक्ट कैसे करें, राइट। बिकॉज क्या होता है कि सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है। तो उसी का ही ये रिजल्ट होता है। तो बाबूसान के बारे में और कुछ रोचक बातें जो हों, जो दर्शकों को हमारे बता सकें आप? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो फिल्म के दौरान या फिर पर्सनल जो भी हो, आप मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाबू इज़ ए वेरी स्वीट गाय। इतना, मतलब एक बार आप मिल जाओगे बाबू से, यू विल नॉट फील कि वो उड़ीसा में इतने बड़े सुपरस्टार हैं। वो आपको ये महसूस नहीं कराएंगे और आपको लगेगा कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। मतलब मेरे साथ बैठ के नीचे खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि आप किसी बड़े सुपरस्टार के साथ बैठे हुए हैं। तो बाबूसान बहुत सिंपल है। ही इज़ वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। और ही इज़ एक्चुअल में मतलब बोलते हैं ना कि दोस्तों का दोस्त, बाबूशान वो है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि बाबूशान एक अच्छा दोस्त है
और हम भी कुछ बोलते हैं तो उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो हम उसको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक जो एटीट्यूड है और बिहेवियर जो आगे जाने के लिए वो बाबू में है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो लगता है कि जैसे मैंने बोला कि जब तमन हमने बाबू को सुनाया था, बाबू ने 5 मिनट में सुन के उसको ओके किया था। तो बाबूशान भी एक तरह के रोल, एक तरह के कैरेक्टर करते हुए आ रहे थे। तो जैसा मैंने बोला कि अच्छा काम करने की भूख, नया काम करने की जो इच्छा है वो सबके अंदर होती है, वही बाबू के साथ में है। सो एनीवन इज़ लिसनिंग टू मी, अगर आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट है, आपके पास आपको लगता है कि हाँ बाबू के लिए सूटेबल है, आप ज़रूर बाबू के पास जाओ और उनको पिच करो। एंड मुझे भरोसा है कि वो उसको ज़रूर यस करेंगे। ओके ओके। और कुछ बोलना चाहते हैं बाबूशान के बारे में? क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ में निकलता रहता है, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कुछ बुलवाने के लिए, लेकिन कुछ हो ऐसा जो आप बताना चाहते हो। अब बाबू के साथ हम लोग, मुझे तो मैं याद खुल है के कि, कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप बताइए। कुछ देखिए- ऐसा हो जो बाबूशान के बारे में जो दर्शक ना जानते हो। देखिए अभी जैसे आपने जितने भी बोला वो बहुत ही बड़ी चीज़ें सिंपल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। जी, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो बाबू से जुड़ी हुई ऐसी खबरें हैं जो कंट्रोवर्सी जिन्हें हम बोलते हैं, वो तो सब हाँ वही जानते वही ही हैं। वही सही ठीक टॉपिक में। है, हाँ और वो कंट्रोवर्सी के बारे में जितना ऑडियंस को पता है उतना ही मुझे पता है, बिकॉज वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो पर्सनल लाइफ तो पर्सनल होती है, हम सही बात। वो एक दीवार है, उसके आगे तो नहीं क्रॉस करना सही चाहिए। बात। तो मुझे लगता है वो तो एक पब्लिक डोमेन में है ही। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि थोड़ी सी फनी भी है। फिल्म रिलीज़ के पहले हम लोग लद्दाख गए थे। लद्दाख हम लोग गए थे, मैं, देवी, गौरव जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अच्छा अच्छा, गौरव आनंद वो हमारे शो में आ चुके हैं। हाँ जी, संबित जो उस वक्त हमारी पीआर देख रहे थे, पीआर एंड मार्केटिंग, और बाबूशान। तो हम 4-5 लोग थे। हम लोग लेह में गए और हमने सोचा कि चलो अब बाइक से लेह से चला के पैगोंग लेक तक हम लोग इसको चलाने वाले हैं। अच्छा ओके। वो पूरा बाइकिंग करने के मूड में थे हम सब लोग, बाबू, मैं, सब लोग एक साथ? सब लोग बाइकिंग करने के मूड में थे। तो ठीक है, उस दिन डिसाइड हो गया, बाइकें आई, और वो जो हिमालयन बाइक होती है बहुत भारी होती है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा लद्दाख लेह के बारे में, कि जैसा टीवी पे दिखता है ना, जैसा ऐड में दिखाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो बहुत टफ है। और वो दिखाते हैं कि भाई पैगोंग झील इतना अच्छा है और रोडें इतना अच्छा है, माउंटेन है, वैली है, जो ब्यूटी आपको जो वाइट शॉट में दिखती है ना, लेकिन जब आप एक्चुअल में वहाँ पे जाके बाइक चलाओगे, वो रोड नहीं है वहाँ पे अभी इस वक्त तो। ठीक है, मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही होती है, धूल उड़ रहा होता है, बहुत और रिस्क है। बहुत रिस्क है। और वो हिमालयन बाइक को संभालना, ऊपर तक जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। मतलब आप समझो कि लेह से स्टार्ट करके आप पैगोंग तक जा रहे हो, आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ओके, तो उसी बीच में आपका क्या रहा? तो उस बीच वो कुछ मैंने विजुअल्स भी मैंने शेयर किए थे फेसबुक पे उस टाइम के दौरान के, जो ट्रिप के थे। तो बाबू को एक बाइक दे दिया, हम लोग मतलब वहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे थे। अच्छा। चलते 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 मुझे याद है कि एक टर्न पे बाबू के साथ ऐसा हुआ था, अचानक से एक ट्रक, एक जो रहता है ना, जाके एक टर्न रहता है ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ओके। वो टर्न पे बाबू का बाइक फिसला था। अरे तो हम सब बहुत डर गए थे। ट्रक आ गया था, ट्रक वहाँ पे खड़ा हो गया, बाबू की बाइक जो है वो थोड़ा नीचे वहाँ पे अटक गई, फटाक से जाके उसको गए हैं हम लोग और उठाया है। तो वो बड़ा ही डेंजरस मोमेंट था हम लोग के लिए कि भाई, फिर हमने बोला बाबू अभी भाई तुम मत चलाओ, ये तो बहुत डेंजरस बात पीछे है ना, सही बैठो, बात। बिकॉज यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन, आपकी ज़रूरत है उड़ीसा को। तो उसके बाद वही मैं बोला कि वो क्या है, लद्दाख ले क्या है, ऐसे देखने में बहुत सुंदर है, जब आप वहाँ जाके बाइक चलाओगे ना, कब वो स्लिप कर जाए, कब पत्थर पे आपका वो पहिया स्लिप मारता है, आपको पता नहीं चलेगा। सो एनीवन इज गोइंग टू ले, प्लीज़ बी केयरफुल कि आपको देख के गाड़ी चलानी है। ओके। और क्या मूवमेंट रहा आपका? और एक बड़ा एक फनी मोमेंट है, बता रहा हूँ, और ये तो सबके लिए बहुत शॉकिंग था। हम लोग होटल में थे, अगले दिन हम लोग का फ्लाइट था। तो मैं और गौरव एक रूम में थे और बाबू अलग रूम में थे, और देवी भी बाबू के रूम में था, है ना। मतलब लेट नाइट में खाना पीना खा पी के अपने रूम में आ गया हूँ। तो मैं अपने मोबाइल में टाइम पास कर रहा था, अचानक से रात का 1:30 से 2 बजा हुआ था, एक आवाज़ आई, प्लीज़ हेल्प मी।
कैसे? Please, मैसेज में नहीं, क्या? आवाज मुझे आवाज आ विंडो रही से है। आया। अच्छा, विंडो लाइक से। मेरा जो होटल में जो बेड था उसके जस्ट साइड में एक बड़ा सा विंडो था, कर्टन वर्टन डला हुआ था, पीछे उनका गार्डन एरिया था होटल हेल्प का। मी। अच्छा, प्लीज हेल्प मी। एंड आप मानोगे नहीं, पहले तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है। 5 मिनट बाद फिर से वो आवाज़ आई, प्लीज़ हेल्प मी। और वो आवाज़ इतनी मतलब एविडेंट थी, इतनी शार्प थी कि मैं सोचने पे कि मजबूर लड़की हो की गया। आवाज़ थी, लड़के की थी? लड़की की आवाज़ थी, प्लीज़ हेल्प मी। और मैं बताऊं, मैं भूतों पे भरोसा नहीं करता और इतना ज़्यादा भगवान को भी मैं लिमिटेड उतना ही मानता हूँ, तो भूतों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो मेरे जैसे इंसान के लिए इस चीज़ को समझना बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी एक मेरे दिमाग में आई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं थोड़ा सा उठ के खड़ा हो गया। मैं जाके ऑब्वियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कर्टन वर्टन लगा के देखा बाहर क्या है। अच्छा। बाहर पूरा डार्कनेस, अंधेरा। फिर मैं आके लेटा। थोड़ी देर बाद फिर 5-10 मिनट बाद, प्लीज हेल्प मी। वो एक तो आप आवाज़ डर गए आई। होंगे पूरा? मैं पूरा डर गया। उसके बाद अभी मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो है। तो मैंने सोचा कि क्या मुझे तो ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब कुछ और मतलब मुझको हेलुसिनेशन हो रहा है, वैसा नहीं था। मैं फटाक से दूसरे कमरे में गया जहाँ गौरव था, गौरव के साथ में संबित था। मैंने बोला यार गौरव ऐसी ऐसी बात है। बोला भैया क्या बात कर रहे हो? तो गौरव वो भी डर गए होंगे? गौरव डर गया। वो भी डर गए होंगे। बोले, भैया नहीं आप बोल रहे हो सुनते हैं। तो फिर हम लोगों ने मिलके आवाज़ सुनी, फिर से आवाज़ आई, प्लीज़ हेल्प मी। अभी उसके बाद जो एक वो जो भूत वाला और आत्मा वाला जो सीक्वेंस नहीं था, वो हम सबके अंदर आ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो कुछ है, नहीं कुछ तो है। ये सब डर गए। हॉन्टेड है, ठीक है। अब इतनी चीज होने के बाद सोचा कि चलो अभी बाबू को बोलते हैं। हम लोग गए बाबू के पास। बाबू सोया नहीं था। बाबू को थोड़ा उस वक्त क्या है, पैर में प्रॉब्लम हो रहा था। बाबू का जो पीछे जो नस होता है वो बार बार खिंच रहा था, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में था। तो बाबू को हमने जाके बोला बाबू ऐसी सी बात है। तो बाबू भी मतलब खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। अच्छा। बाबू ने सोचा और डराता हूँ इनको। अच्छा। बाबू ने बोला भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे देखना है क्या करना है। तो बाबू और ज्योतिष बन गए? बाबू पूरा ज्योतिष और बाबू पूरा तांत्रिक बाबू बन गया। उसके बाद बाबू खिड़की के पास जाके बोला कि हाँ वो है, वो वहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो बाबू ने वो एक्टिंग करना चालू कर दिया अपना। अच्छा, एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया? वो एक्टिंग करना चालू कर दिया बाबू एक्टिंग ने। था, रियल था? वो बाबू ने तो बोला कि हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं अच्छा, देख जानता सकता हूँ। भूत को, देख सकता हूँ। हाँ, हमने कहा ठीक है देखो भूत को। अच्छा। कौन दिखता है, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ। तो बहुत टाइम तक हम लोग ये सब के अंदर वो डर वाला माहौल बना रहा। एंड एक्चुअल में 4 लोगों ने वो आवाज़ सुनी है, तो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? काफ़ी 1-1.5 घंटे तक हम वो पूरा माहौल रहा। फिर हमने कहा भाई बाबू सो जाओ, फ्लाइट है। हम लोग जब वापस भी आए हैं तो फिर गौरव बोलता है भाई लाइट जला के सोएंगे, भाई अपना सर इस तरफ नहीं करेंगे, विंडो की तरफ इस तरफ करेंगे। अच्छा। तो इतना डर का माहौल था। फिर बाबू साहब ने क्या किया? बाबूशान फिर अपने कमरे में सो गया बाबू। ओके। हम लोग आके फिर लाइट जला के सोए हैं। तो वो बोले हमें दिख रहा है वो, और वो सो गए? वो बाबू फिर सो गया। Okay. वो 1-1.5 घंटे हमने बातचीत किया। अच्छा। बाबू सो गया। उसके बाद फिर हमने उस दिन क्या समझा कि आज हमने सच में एक्सपीरियंस किया है भूत को, कि सच में आत्मा होती है। हमें लगता है नहीं होती, लेकिन आज तो एक एविडेंस मिल गया। हम बोल सकते थे कि आवाज़ सुनी है, लेकिन मॉर्निंग में सब कुछ चीज़ें हवा हवाई हो गई। मॉर्निंग में जब हम लोग चेकआउट कर रहे थे, वहाँ पे एक कपल था। अच्छा। वो भी साथ में चेकआउट कर रहा था। ओके। ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ कि संबित ने जाके पूछ लिया। अच्छा, संबित जो हमारे साथ में थे, हाँ, हाँ। कि संबित ने सोचा कि हमको ही आवाज़ आ रही थी क्या, देखते हैं वो बाकी दूसरों लोग से पूछ के देख लेते हैं कि उसने उनको सोचा सुनाई दे रहा था नहीं दे रहा कि था। इनको भी आ रही थी कि नहीं, एक बार ओके, पूछ ओके। लेते हैं। तो उसने जाके पूछा कि सर आपको इस तरह का आवाज़ आ रहा था क्या? तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर बोला वो आवाज़ मैं कर रही थी। अच्छा, बोला, वो तुम कर रही थी? बोला अच्छा। क्यों? बोले वो आई एम ए आर्टिस्ट। ठीक है। तो Okay. मैं अपनी कुछ लाइंस की प्रैक्टिस कर रही थी मेरे हस्बैंड के सामने। फिर हमने अपना सर पकड़ लिया कि लो। फिर बाबू साहब का क्या रिएक्शन था उस समय? कुछ नहीं, हमें लगा कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता आगे दुनिया को बताने के लिए कि हमने भूत देखा, भूत देखा, उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन भूत कुछ था उसको नहीं। पूरा उन्होंने बस्ट कर दिया। तो फाइनली वो कुछ नहीं समझ में आया कि भूत नहीं होते फिर, और क्या। तो विशाल जी, आपके बारे में तो बहुत कुछ आपने बताया मूवी के बारे में, तो आप थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है?
मेरे परिवार में बात करूं तो मम्मी पापा हैं मेरे, फादर मेरे डॉक्टर हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं, ENT स्पेशलिस्ट थे वो। अच्छा। उसके अलावा मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। हम लोग 2 भाई हैं, एक मैं सबसे बड़ा हूँ, जो मुझसे छोटा भाई है वो भी फिल्म लाइन में ही है। तो वो कहाँ पे आपके साथ उड़ीसा में रहते हैं या फिर कहीं और MP या मुंबई में? मुंबई। और अभी एक फिल्म आई थी ईशान खट्टर का पिप्पा, पेपा। तो ही वॉज वर्किंग एज ए AD इन दैट मूवी। उसके पहले वो स्टार वन के कुछ बड़े शोज हैं उसमें रहे हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स वो मुंबई में करते अपना हैं। दोनों भाई आपके मूवी में ही हैं? हाँ, हम दोनों भाइयों ने इंजीनियरिंग की है IT से, और दोनों भाई मूवी में हैं। दोनों भाई मूवी में। उसके अलावा जो सबसे छोटी है मेरी सिस्टर है, एंड शी इज़ अ डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट। वो कहाँ है, उड़ीसा में है या MP में? वो MP में अभी ग्वालियर में है। ग्वालियर। एंड जो उनके हस्बैंड हैं, ही इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर ऑर्थोपेडिक, एंड ही प्रैक्टिस इन कानपुर। और आपकी शादी वगैरह? मेरी शादी हो चुकी है, जो मेरी वाइफ हैं, एंड शी ऑल्सो राइट्स, और हम मिलके एक YouTube चैनल भी वो चलाते यहीं पे रहते हैं उड़ीसा में? हाँ, मेरा एक छोटा बच्चा है 7 साल का, सुजॉय, अच्छा अच्छा। और मेरी वाइफ, हम लोग यहीं पे रहते हैं। और जो मेरी वाइफ हैं वो भी क्रिएटिव बैकग्राउंड से हैं। अच्छा, वो भी सेम बैकग्राउंड से ही? वो भी सेम बैकग्राउंड से हैं, एंड शी ऑल्सो राइट्स, और उन्होंने अभी एक बुक भी लिखी थी जो भी अमेजोन पे हमने पब्लिश की है। अच्छा अच्छा। एंड शी ऑल्सो राइट किड्स स्टोरीज, और जो भी हम यूट्यूब के लिए भी कंटेंट डेवलप करते हैं। तो आपका जो मैरिज शादी हुई, तो आप लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ MP से, पहले तो शादी का आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, हाँ। कि फिल्म बैकग्राउंड में आ जाओ, उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगती है। तो हुआ क्या, जब मैंने इंजीनियरिंग जॉब छोड़ के इस लाइन में आया, तो ऑब्वियसली मेरे पापा की भी चिंता थी, कौन शादी करेगा, अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सबका माइंडसेट वही रहता है ना कि लड़का कहाँ कर रहा है, कितना कमा रहा है, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है हमारी जगह पे। सही। लोगों को, हम किसी को बोल भी नहीं पाते कि हम क्या काम कर रहे हैं और कितने तरह के जॉब हैं इस इंडस्ट्री में, ये भी किसी को पता नहीं है। लोग जानते हैं बस हीरो हीरोइन विलेन जो पर्दे पे जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, क्या क्या मेहनत लगती है, वो पता नहीं होता कितनी है। बड़ी मशीनरी काम कर रही है, ये बात वो नहीं समझते हैं, और समझाना भी आम बहुत आदमी मुश्किल को है। पता नहीं रहता है, आम लेकिन आदमी को कुछ जो उस लाइन में जुड़े हुए हैं उनको पता रहता है, उनको पता है। एक मूवी तो बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल, तो वही मेरी शादी के पीछे भी वही सब थी प्रॉब्लम्स, जो ऑब्वियस थी कि कैसे समझाओगे सामने वाले को। अच्छा। लेकिन लकीली क्या हुआ कि जिस परिवार में मेरी शादी हुई, जो मेरे इन-लॉज थे, वो कहाँ के हैं आपकी? वो भी ग्वालियर के ही हैं। अच्छा, MP ग्वालियर- से ही हैं? हाँ जी, MP में मैं भी ग्वालियर से हूँ, जो मेरी वाइफ हैं वो भी ग्वालियर की ही थी। तो वो भी क्या है, फिल्मी बैकग्राउंड से, उनके फादर को भी फिल्में देखना, गाना, वो सब पसंद था। मतलब आप इतने लकी हैं कि मैं आपका लकी निकला। मतलब सभी लोग उसी लाइन से मिल रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, जो मेरे इन-लॉज थे, जो मेरी वाइफ बताती हैं कि उनके पापा अपने टाइम पे एक बार मुंबई भी गए थे भाग के घर से हीरो बनने के लिए। अच्छा अच्छा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यही बात उनको समझ में आई कि चलो हाँ, लड़का का कुछ तो बैकग्राउंड है, कुछ तो आगे करेगा। मेरी 2015 में शादी हुई थी, तो उस टाइम तो मैं एक भी फिल्म नहीं बनाया था, मैं केवल यूट्यूब के लिए ही कंटेंट डेवलप कर रहा था, कुछ कॉर्पोरेट वगैरह अलग कर रहा था। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने भरोसा जताया, उस टाइम पे उन्हें लगा कुछ ना कुछ तो लड़का कर ही लेगा। तो वो मुझे एक हेल्प मिली कि मेरी शादी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब आराम से शादी हो गई? आराम से हो मतलब गई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके फादर सेम बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं, आपके ससुर भी सेम रखते हैं, उनको भी है ना? इंटरेस्ट सेम था, वो समझ पाए। सेम समझ पाए। और आपके भाई का? भाई के लिए अभी हम देख रहे हैं, शादी की उम्र तो है, लड़की देख रहे हैं भाई के लिए। वो वही प्रॉब्लम आ रही जो मैं बोला हूँ। सेम सेम। सेम इशू रहता है ना? हाँ। ओके। हाँ, लेकिन सिस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिस्टर तो डॉक्टर थी, फटाक से एक डॉक्टर लड़का मिल गया तो शादी हो गई। तो आप उड़ीसा में जैसे इतना, मतलब उड़ीसा कैसे, क्यों चूज किया आपने उड़ीसा को? देखिए, उड़ीसा चूज़ करना भी एक कहानी है, और मैंने चूज़ नहीं किया था उड़ीसा ने शायद चूज़ किया, बिकॉज 2010 में मैं जूम में था, मैं मिस इंडिया। सही बात है कर कि रहा था। कोई इंसान किसी को चूज नहीं, बिल्कुल, है ना? तो मैं 2010 में मेरा मुलाकात देवी से हुआ था, जो मेरे अभी पार्टनर हैं, हम दोनों मिलके ही डायरेक्ट करते हैं और हमारा कंपनी है। तो वो जब मैं देवी से फर्स्ट टाइम मिला, मैं मिस इंडिया कर रहा था,
तो उस वक्त दोस्ती तो हमारे देवी बीच से में आप हो गई। कहीं और मिले या उड़ीसा में ही मिले थे? मैं देवी से मुंबई में ही मिला, अच्छा, Zoom मुंबई के में टाइम मिले। पे। अच्छा। उसके बाद फिर हमारी बातचीत रही, मैं कुछ अलग शो करता रहा, देवी अलग करता रहा, तो लेकिन दोस्ती होती गई, कुछ ना कुछ आइडियाज़ बनते रहे, और एक हम लोग सेम थॉट लेवल पे भी हम लोग आए कि आगे जाके, बिकॉज मैं भी क्या है जॉब छोड़ के आया था मूवी करने के लिए, और देवी भी क्या है चैनल में एज ए एडिटर काम कर रहा था, बट ही वांटेड टू डू समथिंग एल्स, कुछ फिल्म करनी थी हमको। तो वो जो फिल्म बनाने का आइडिया था उसी ने हम लोगों को एक एक लेवल पे बना के रखा। फिर बिकॉज ऑफ देवी में उड़ीसा आया, माटेरा बंधन करके एक 2011 में यहाँ फिल्म का शूटिंग हो रहा था। मिहिर दास जी उसमें थे। उड़ीसा के एक बड़े डायरेक्टर है जिनका नाम है हिमांशु खटुआ जी, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ आके मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक उड़िया पिक्चर को देखना, वहाँ पे काम करना, वो जाना, और उसके बाद से फिर मैं उड़ीसा आता जाता रहा, और धीरे धीरे यहाँ का जो लैंग्वेज है, लोग हैं, और सबसे अच्छा चीज़ है कि खाना मुझे यहाँ का बहुत पसंद आया। तो फिर होता गया, ऑटो ट्यून हो गया उड़ीसा के साथ। अच्छा, तो जैसे आपने अब यहाँ पे उड़ीसा में आए तो उड़ीसा का कल्चर, तो आपको कैसा लगा उड़ीसा का कल्चर? देखिए बहुत ही डिफरेंट और नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द एमपी, मध्य प्रदेश। क्योंकि एमपी का जो खाना पीना जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, पूरा हमारे उड़ीसा से थोड़ा तो डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो आपको कल्चर चेंज हुआ आपका, तो कैसा लगा आपको? किस तरह से आप यहाँ पे फिट हो पाए, अपने आप को कर पाए? देखिए सबसे पहले तो बताऊं कि मैं जितना उड़ीसा को जानता था वो केवल टीवी के माध्यम से जानता था, अच्छा। और टीवी में भी उड़ीसा की वही खबरें दिखाई जाती थी जब साइक्लोन आता था। साइक्लोन हो गया या फिर कोई गरीब से ट्राइब को दिखा दिया। सो वो जो एक ओवरऑल जो परसेप्शन था ना उड़ीसा का, हमारे दिमाग में जो भी बंदा नॉर्थ में बैठा उसके दिमाग में उड़ीसा का वही था। और ये मैं बात कर रहा हूँ कब, सन 2000 की, अरे 2000 की बात 20 साल पहले की। अच्छा। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे उड़ीसा को मैं उतना जानता था, लेकिन जब मैं उड़ीसा आया, जब मैं यहाँ पे देखा, तो वो जो एक चीज़ें थी ना मेरे दिमाग से निकलने लगी। पता चला कि नहीं, यहाँ का कल्चर इतना रिच है, लैंग्वेज इतनी रिच है, और यहाँ पे इतना कंटेंट है, स्टोरीज़ हैं, इन पे हमें काम करना है। और बीइंग ए फिल्म मेकर, मैंने कभी ये ऐसा मेरे मन में नहीं था कि मैं केवल हिंदी ही बनाऊँ या मुंबई में ही काम करूँ, ऐसा नहीं था। मुझे फिल्म बनानी थी। मतलब उड़ीसा आपको अपना लिया? उड़ीसा ने अपनाया और मैंने भी उड़ीसा को अपनाया, और मुझे वो बहुत, अभी भी आज मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उड़ीसा में, बिकॉज इतना प्यार मिलता है अभी उड़ीसा से, ये तो है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ जो प्यार है शायद कहीं देखने को मिले। यहाँ किसी का हम नहीं बोल सकते, लेकिन उड़ीसा में हमारे बहुत प्यार है। बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब आपस में एक दूसरे से लोग बहुत प्यार करते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं थी कि केवल हिंदी फिल्म ही बनाना है, बिकॉज मैं जानता था कि एक हमें अच्छा कंटेंट बनाना है। और फिल्म की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज डजंट मैटर, अच्छा फिल्म है तो लोग देखते ही हैं। तो वो थॉट को लेके ही मैं फिर उड़ीसा में रहा, उड़ीसा में ही काम किया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो रीज़न था हमारा कि यहाँ पे जब मैं आया मुझे पता लगा कि अच्छा इतने सस्ते में भी फिल्म बन सकती है। क्योंकि जब आप मुंबई में रहते हैं, आप किसी को पिच करना चाहते हो कोई कंटेंट स्क्रिप्ट, वहाँ का कॉस्ट बहुत तो ज़्यादा करोड़ों में चला जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ बहुत के बढ़ हर जाता चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो अभी उस टाइम पे जब हमें कुछ अपने आप को प्रूव करना है, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कौन सपोर्ट करेगा? उतने पैसा भी होना चाहिए। मैं लकी रहा कि उस टाइम पे मुझे देवी मिला और मैं उड़ीसा आया, और उड़ीसा में आके हम फिल्में बना पाए। जो आप फिल्म बनाते हो, जैसे मान लो आप उड़ीसा जैसे आए तो आपके पास कंटेंट था, है ना, तो मनी कहाँ से आया? क्योंकि बगैर मनी के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप तो फिल्म तो कभी बना ही नहीं सकते। तो आपके ऊपर किसने भरोसा किया सबसे ज़्यादा मूवी के लिए? देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि जब हम पिक्चर के बारे में सोचते हैं तो पिक्चर को सोचना अलग बात है, पिक्चर को एग्जीक्यूट कर देना अलग बात है, और एग्जीक्यूशन के लिए वी नीड ए फंड। हाँ वही तो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट डायरेक्टर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है जो मूवी वाला, लेकिन उनको ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। है तो आपके इस स्टोरी के पीछे आपका क्या है कि आपने जैसे फर्स्ट मूवी की बीजू बाबू, फिर सेकंड मूवी भी आपकी आई दमन, तो इसमें जितना भी कंटेंट आपका हुआ, आप किसी के पास लेकर गए, आपने अपनी स्क्रिप्ट लोगों को सुनाई, है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे मिला? देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा इसके। बीजू बाबू के पहले
बीजू बाबू के पहले हम मिले थे अनुभव मोहंती से। अनुभव मोहंती जी का एक जगह पे शूटिंग चल रहा था एंड हमने जाके उनको बी फॉर बुंदेलखंड का टेलर दिखाया था। सो अनुभव गॉट वेरी एक्साइटेड एंड सेड कि यार इस तरह का पिक्चर हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बनता है। तो हमने बोला कि भाई अगर प्रॉपर फंडिंग है, ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम है तो बना सकते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। अच्छा। उस वक्त के बाद से फिर अनुभव मोहंती जी के साथ वो बॉन्डिंग स्टार्ट हमारा चालू हुआ। कुछ कंटेंट हमारे दिमाग में आए जो हमने सुनाना चालू किए। जैसे बीजू बाबू को लेके हम शुरू से कुछ करना चाहते थे, मतलब ये बता रहा हूँ बीजू बाबू बनने के पहले की बात। अच्छा, ठीक है। तो बीजू बाबू को लेके जो कॉन्सेप्ट था हमारा, बिकॉज हमें मालूम बीजू बाबू के ऊपर बायोपिक तो हम नहीं बना सकते हो, आपको करोड़ों रुपए चाहिए। राइट। बीजू बाबू की पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनकी कहानी इतनी बड़ी है कि आपको 100 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे। सही बात है, इतनी बहुत बड़ी स्टोरी। वो मतलब शख्सियत है, उनके ऊपर मूवी बनाना मतलब बहुत बड़ी investment चीज़ है वो। तो हमें सोचा कि अगर हम उनके विचारों को लेके अगर हम फिल्म बनाएंगे तो हमें कुछ तो डिसेंट मनी चाहिए। तो फिर हम अनुभव मोहंती जी के साथ में टच में थे, उनको पिच कर चुके थे स्टोरी। ही वाज आल्सो वेरी मच एक्साइटेड और वो सिलेक्शन पहले से ही था कि अनुभव के साथ करेंगे वो भी सिलेक्शन पहले से कर लिए। हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम थिंग्स वो चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कंटेंट लिखते हैं तो उससे पहले जो दिमाग में था पहले से एक्टर कौन होगा, वो भी आप सेट कर लेते हैं। वो सेट कर लेते हैं बिकॉज वो जरूरी है। बिकॉज इतने छोटे मार्केट में हमारा मेन लीड एक बहुत ही इफेक्टिव कैरेक्टर होता है और उसको कौन जस्टिस दे पाएगा ये सोचना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है, राइट। अदरवाइज हमने कहानी लिख दी लेकिन अगर उसको कोई जस्टिस देने वाला नहीं है तो थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो अनुभव जी के साथ ये चीज़ें चलती रहीं, उन्होंने भी कोशिश किया, हमने भी कोशिश किया, तो वो जाके एक टाइम पे चीज़ें रुक गईं। उसके बाद हम लोग काम कर रहे थे नील माधव पांडा जी के यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, उनको हम ये स्टोरी सुना चुके थे। अच्छा। एंड एक दिन उनको जो था आइडिया मतलब बहुत पसंद आया, उन्होंने फिर सीधा वो फिल्म बनाने का ऑफ़र दिया। अक्षय परिजा जी, नील माधव पांडा जी और उसमें एक तीसरे थे जिनका नाम था प्रशांत बेहरा जी। These 3 वर द प्रोड्यूसर ऑफ बीजू बाबू। तो उसके बाद से यहाँ पे उड़िया का पहला फिल्म का ब्रेक हमें यहाँ मिला। अच्छा, फर्स्ट मूवी का यहाँ मिला। फिर बीजू बाबू बनाने के बाद तो फिर आए कॉन्सेप्ट थे दिमाग में, चीज़ें आ रही थी लेकिन बहुत ही रेगुलर था और हम लोग भी चूज़ कर रहे थे कि अगला क्या बनाएं, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते थे। इसी रो में फिर आगे जाके फिर दमन की कहानी स्टार्ट हुई। ऐसे मतलब लोग आपको अपने आप मिलते चले गए। जी ना एक बार में सब, मतलब आपका मतलब बहुत लकी हो आप, है ना, एक्चुअल कि आपके फादर, फिर आपका ससुराल, है ना, फिर सपोर्ट मिला है एक्चुअली, सब जगह सपोर्ट मिला। फिर आपका राइटिंग, जो आपने कंटेंट लिखा, है ना, इसके बाद आपको हर कोई पसंद कर रहा है उसको, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या फिर वो एक्टर हो, मतलब एक बार में पसंद कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये गॉड गिफ्ट है जी, गॉड गिफ्ट है। और उड़ीसा में आए तो मैं बोलूँगा कि जगन्नाथ जी की कृपा है। उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ ही सब कुछ है ना, उनका ही उड़ीसा तो बोलेंगे उनका है ना, पूरा उनका है। और वही आके सब कुछ है, किंग वही है, गॉड मतलब सब कुछ, तो लॉर्ड, बिल्कुल वही चला रहा है यूनिवर्स। और आगे का भी ब्रह्मांड के देवता है वो, ब्रह्मांड देव बोलो भगवान, ब्रह्मांड के देवता बोलो भगवान, मतलब ब्रह्मांड के स्वामी बोलो, है ना। तो श्री जगन्नाथ मतलब जगत के भगवान है, जगत के भगवान है, जगत के भगवान मतलब सबसे बड़े भगवान, बिल्कुल हम उनको ऐसा बोल सकते हैं। और इवन आफ्टर दमन के बाद थोड़ी सी चीज़ें ईजी हुई हैं बनाने के लिए, काफ़ी ऑफर्स हैं, फिल्में हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि आई एम नॉट डिसाइडिंग कि 1 साल में फिल्म लाना ही लाना है या 2 साल में लाना है, ऐसा कुछ भी टारगेट सेट नहीं है। हाँ, टारगेट इतना है कि हर 2-3 साल में अच्छा फिल्म लेके आना है और पूरे डेडिकेशन के साथ उस पर काम करना है। जैसे आपने बोला है कि जैसे कोई भी फिल्म बनाते हो कि आपको इजी सब कुछ मिल जा रहा है ना, और आप दर्शकों को ये बताइए, या जो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं बनना चाहते हैं, जो अच्छे गुड कंटेंट राइटर्स भी हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं जो उनके पास स्क्रिप्ट है, लिख के रखे, लेकिन उनको कुछ कोई मिलता नहीं है, माध्यम नहीं मिलता है कि अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकें। तो उनको आप क्या सपोर्ट कर सकते हो या उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, मूवी मेकिंग इंडस्ट्री, थोड़ी वियर्ड इंडस्ट्री तो है। क्यों बोलता हूँ मैं ऐसा? यहाँ आप कितना भी सीरियल कर लें, फिल्म कर लें, लेकिन आपको नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा फिर से वो स्ट्रगल हो जाता है।
आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन आपको जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आपका बना बनाया टीम है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं है, आपको फिर से लोगों के पास जाना है, आपको फिर से आपकी चीज़ें पिच करनी है और लोगों को प्रेजेंट करना है। हाँ, आपका जो वर्क है पीछे जो आपने किया है उससे लोग आपको जानते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल है वो फिर भी बना रहता है। और ये एक्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं सच है, और जो हम जैसे लोग हैं लाइक डायरेक्टर्स हैं और भी जो क्रू हैं उन सब के लिए भी सच रहता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके पास अगर कुछ भी नया कंटेंट है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, आपके पास अच्छा स्टोरी है, या फिर कोई यहाँ पे राइटर है, अगर आप कुछ अच्छा लिख के बैठे हो, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचें। ऐसे लोग जो जेन्युइनली कुछ बनाना चाहते हैं, जो यहाँ के रेगुलर जो यहाँ पे कर रहे हैं प्रोड्यूस मूवी, आप उन तक जाएं और बार बार जाएं। कभी ऐसा होता है कि हम एक फिल्म के लिए जाते हैं, 2 के लिए जाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं होता, तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि अरे वो तो सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए उनको। तो वो एटीट्यूड को हमको दूर रखना है और हमें अपनी कोशिश करती रहनी है। देखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुझे पसंद है वही सामने वाले को पसंद है। सही बात है। तो हमें अपनी कोशिश बार बार करते रहना है जब तक मुझे मेरी पसंद जैसा एक कोई इंसान ना मिल जाए। और वो कब मिलेगा पता नहीं, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में मिले, शायद 20वें अटेम्प्ट में मिले, तो वो मेहनत मिलेगा जरूर, कोशिश करने से मिलेगा जरूर। बिल्कुल। तो वो मेहनत कर मतलब हमको करनी है। दूसरी चीज़, मैंने जो अभी बात की 3T की, उस पर फोकस करना है बनाते हुए, कंटेंट, ट्रीटमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अच्छा, 3 चीज को ध्यान रखना। तीनों चीज़ें तो होनी चाहिए। ये आपने 3T खुद अपने 3T आपका खुद का स्लोगन है? खुद का स्लोगन है, बिकॉज 5T यहाँ पे इतना फेमस है। ओके, उड़ीसा में। उड़ीसा में तो 5T चल रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट का इतना बड़ा इनिशिएटिव है 5T, तो मुझे लगा मूवी मेकिंग के लिए 3T तो होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने ये 3T खुद का 3T बनाया हुआ 3T, है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि फॉलो करूँ। आपका आगामी कार्यक्रम और क्या है? देखिए, आने वाले समय में अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो सोच के रखे हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमने एक नया फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ है जिसका नाम है मिशन O2। मिशन O2 हमने काफ़ी महीने हो गए हैं इसको अनाउंस किए हुए, एंड मिशन O2 का जो फुल आपने टाइटल सेट हो गया आपका? हाँ जी, टाइटल सेट हो गया, हम अनाउंस भी कर चुके हैं। अनाउंस भी कर, एंड इट्स इन द, इसका स्टोरी अभी बताएंगे या फिर? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। अच्छा। तो मिशन ऑक्सीजन ये फिल्म है, और ये फिल्म बेस्ड है, आपको याद है कि जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी, अच्छा, उस वक्त दिल्ली, मुंबई, पूरे इंडिया में लोग किस तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो सफ़र कर रहे थे, वो तो जाने सबने जा देखा रहे है, थे। हर किसी ने देखा दैट है। वाज वेरी वेरी क्रिटिकल मूवमेंट फॉर द एंटायर नेशन। उस वक्त पे उड़ीसा वाज द स्टेट जहाँ पे उसने क्रिटिकल टाइम में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे स्टील प्लांट हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑक्सीजन बनाते ही हैं। तो उन्होंने मेडिसिन पर्पस के लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, और 17 से 18 स्टेट को उन्होंने सप्लाई की। उड़ीसा ने बहुत तो बिकॉज ऑफ उड़ीसा देश के लोगों की जान बच सकी। तो हमें लगता है कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी प्राइड फीलिंग है फॉर द एंटायर स्टेट, और बीइंग ए उड़िया, और आई एम लिविंग इन उड़ीसा, मुझे लगता है कि इस चीज़ को, इस स्टोरी को दुनिया तक जरूर पहुंचना चाहिए कि कैसे पूरा एंटायर टीम ने काम किया है वो ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये फिल्म उसके ऊपर बेस्ड हाँ, है। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उस समय तो कोरोना के टाइम में बहुत इश्यूज आए थे ऑक्सीजन को लेके, लेकिन उड़ीसा ने, हमारे स्टेट ने बहुत जिम्मेदारी उठाई, बहुत बड़ा काम किया उड़ीसा ने। भारत का, मतलब हर एक राज्य का बहुत, मतलब बोलूँगा नहीं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि राज्य के, मतलब बहुत सारे राज्य में ऑक्सीजन पहुँचाई, उनको सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ा बात है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी। उस समय इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में लोग अपने अपने स्टेट को देख रहे थे कि हमारा स्टेट सेव रहे, हमारा स्टेट सेव रहे, लेकिन इन्होंने, मतलब हमारे उड़ीसा ने तो लोगों का सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस मिशन का जो, इस मिशन O2 का जो स्ट्रक्चर होने वाला है, अच्छा, ये ऑक्सीजन के ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। अच्छा, कैसे हम सप्लाई लोग- के ऊपर है। कैसे सप्लाई किया है? कि उड़ीसा को लेके बनाने वाले हो या फिर पूरे भारत को लेके बनाने? देखिए, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि 17 स्टेट को सप्लाई किया, तो उसमें अलग अलग स्टेट में हम लोग शूटिंग करने वाले हैं। अच्छा, हर एक स्टेट में जाने बिल्कुल, वाले हैं। उड़ीसा में अलग अलग जगह शूटिंग करने वाले हैं, तो वो अपने आप में थोड़ा सा ग्रांड है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, अगर मैं बोलूँ तो। तो इसके जो आपकी जो कंटेंट है, स्क्रिप्ट है, ये रेडी हो चुकी है या फिर हो रही है? कंटेंट पे अभी हमारा 4th ड्राफ्ट रेडी है, लेकिन अभी राइटिंग इज री राइटिंग व्हाट आई बिलीव। अच्छा, इसके एक्टर कौन आने वाले हैं? एक्टर देखिए- डिसाइड हो चुके हैं? क्योंकि जैसे आपने बोला है
कि हम लोग एक्टर पहले से माइंड में सेट कर लेते हैं? इसमें बिकॉज ये मल्टी स्टारर फिल्म है, 3 से 4 लोग हैं जो इसमें हैं। हम कुछ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से भी कांटेक्ट में हैं, अच्छा, लेकिन वही है कि जब तक हम फ्लोर पे ना जाएं तब तक मैं इसको रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज सही बात। अभी टाइम है, बिकॉज राइटिंग भी चल रहा है, सेटअप भी चल रहा है। कब तक ये मूवी रिलीज होगी आपकी? कब? 2025 में हमारा प्लान है। 2025 तक? हाँ, आशा है उससे कि थोड़ा आपका आगे भी जा मिशन सकता है। O2 रिलीज हो जाएगा। हाँ, नहीं रिलीज का नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि रिलीज का टाइम लेके हम लोग नाम फिल्म नहीं अच्छा है, बना रहे मिशन हैं। O2। मिशन O2। तो अभी रिलीज को लेके कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। पिक्चर का जब राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा, सेटअप रेडी हो जाएगा, अच्छे से शूटिंग करेंगे, शूटिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कब इसको रिलीज़ किया जाए। अदरवाइज मुझे जो पर्सनली लगता है, एक बार रिलीज डेट आपने डाल दिया, आप एक प्रेशर में आप आ जाते हो, सही बात। उसके बाद फिर कंप्रोमाइजेज होने लगते हैं। सही बात। तो उस चीज़ से मैं ज़रूर बचता हूँ। अच्छा, और क्या हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उड़ीसा टॉक्स के माध्यम से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उड़ीसा टॉक्स, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं, उनके व्यूज़ विचार आप जान रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, Thank you very और much. जल्दी ही आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हों, सिल्वर बटन आपको मिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा, उड़ीसा में जितने भी लोग हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए मूवी बनाता हूँ तो मूवी की बात करूँगा कि अभी उड़िया मूवी इंडस्ट्री को आप लोगों की ज़रूरत है। आप जितना प्यार हिंदी मूवी को देते हैं, साउथ की मूवी को देते हैं, उतना प्यार आप उड़िया मूवी को भी दीजिए, बिकॉज आपके प्यार की वजह से ही यहाँ पे लोगों में मोटिवेशन आएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस आएगी, और जो मेकर्स हैं वो कुछ अच्छा और नया कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक लिमिटेड बजट में चीज़ों को पुल करना मुश्किल होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मेरे पास 1 CR का बजट है तो मैं 1 CR के हिसाब से सोचूंगा, लेकिन काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, मेकर्स के ऊपर दबाव रहता है। क्या दबाव रहता है कि KGF आया है, KGF का जो लार्ज स्केल में जो दिखाया है, जो माइनिंग एरिया दिखाया है, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, वो स्लो मो में सब एक्शन सीन जा रहे हैं, वो हम कैसे रिक्रिएट करें? ये क्या एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो मूवी मेकर अपने ऊपर डाल रहे हैं कि ये चीज़ सक्सेसफुल हुई है तो हमें भी सेम यहाँ पर रेप्लिकेट करना है। लेकिन इस चीज़ में एक पेच ये है कि भाई वो करोड़ों में पिक्चर बनी हुई है, एक एक फ्रेम, एक एक सेटअप करोड़ों बहुत का महंगी है। फिल्म। अगर हम उसको लेके यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे वो होगा नहीं, और अगर आप करोगे भी तो वो एक चीप कॉपी लगेगा। तो मुझे ये बोलना है कि सबसे पहले जितने भी मेकर्स हैं, आपके पास जितना बजट है अलाउ करता है, आप उसमें स्टोरी बनाइए, जस्टिफाई करिए, और जितना आप कहानी को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे मुझे लगता है वो लोगों को ज़्यादा छुएगी। आप कहने का मतलब कि अपना खुद का कहानी होने। यस, मुझे लगता है कि यूनिक कहानी, और उड़ीसा में अभी इतना घूमने के बाद मुझे लगता है कि जो मैं बोलता भी हूँ कि लोकल इज़ ग्लोबल। आपको कुछ बड़ा करने के लिए, अगर आपको ऑस्कर के लिए भी मूवी बनानी है, आपको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, उड़ीसा में स्टोरी है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हमें लोकल लेवल पे एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को लाना है, बजट के हिसाब से उसके प्रेजेंटेशन पे काम करना है और लोगों के सामने रखना है। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा और लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। तो विशाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उड़ीसा टॉक्स में आने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपने जो बोला हमारे दर्शकों को वो बहुत पसंद आएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।